Welcome back to my YouTube channel. Today we are again going to study about the structure organization in animals, which is also known as animal tissue. तो this chapter हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं सारी की सारी बातें वो सारे से रिलेटेड एनिमल टिश्यू से होंगी. ठीक है. एनिमल टिश्यू के अंदर अगर आप लोग जानते हैं तो एनिमल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल टिश्यू आता है, नर्वस टिश्यू आता है, मस्कुलर टिश्यू आता है एंड कनेक्टिव टिश्यू आता है. तो पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे एनिमल टिश्यू तो आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड द एपिथेलियल टिश्यू एंड लेटर ऑन वी विल मूव टुवर्ड द मस्कुलर टिश्यू देन फाइनली टू द कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू विल आल्सो बी देयर. बट यहीं पे कुछ बातें क्लियर हो जाएं कि देखिए जब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे होते हैं तो हमको जो है ज्यादातर जो इसमें समझने की बात है वो है एपिथेलियल टिश्यू. बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू के जो वर्ड्स हैं वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी के अंदर इन द केस ऑफ 11th and 12th in case of physiology point of view they are frequently used in some other chapter just like it is written के simple squamous epithelium, it is written के it is written there के cuboidal epithelium. So what is these type of the things, so we have to discuss in details in this chapter. And now the muscular tissue we will much read it out in the coming chapter just like locomotion and movement. उसके अंदर हम लोग muscular tissue की बात करेंगे. And for the nervous tissue we are concerned with the chapter which is known as the neural control. That means कि it is the last chapter of the 11th class. तो nervous tissue यानी कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर वो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे. तो बिना टाइम को वेस्ट करे मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ और आप लोग को समझाता हूँ. तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए. आज की क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर पाए. ठीक. तो अब सबसे पहली बात यह है कि एनिमल टिश्यू के बारे में कुछ एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं कि एनिमल टिश्यू दैट इज द एनिमल टिश्यू दैट इज द फादर ऑफ द एनिमल टिश्यू इज नोन एज द बाइचेट बेसिकली. एंड द स्टडी ऑफ द टिश्यू यानी कि टिश्यू के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको क्या पढ़ना होता है, तो द स्टडी ऑफ द टिश्यू इज नोन एज द हिस्टोलॉजी, इज नोन एज द हिस्टोलॉजी बोलते हैं उसको. तो ये जो आप जब मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं तो वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनको हम हिस्टोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं, तो वहां पे आप करेंगे. एंड फादर ऑफ द टिश्यू इज आल्सो नोन एज ही इज आल्सो नोन एज अ बाइचेट. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इससे पहले मैंने बात करनी है आपसे थोड़ा सा, कि एक वर्ड होता है मॉर्फोलॉजी, एक वर्ड होता है मॉर्फोलॉजी एंड एक वर्ड होता है एनाटॉमी. तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के अंदर क्या डिफरेंस है उसे समझते हैं. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस. क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस. ये जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी कि बॉडी बाहर से कैसे दिख रही है, इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. एनाटॉमी का मतलब होता है इन केस ऑफ zoology, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल को जब आप बाहर से देख रहे हैं वो उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है. और जब आप इस इंडिविजुअल को काटेंगे तो आप जो अंदर से पाएंगे वो क्या पाएंगे? ऑर्गन्स पाएंगे. तो ऑर्गन्स को जब आप देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं? एक तरीके से आप ऑर्गन्स को देख रहे हैं या ऑर्गन के अंदर टिश्यूज को देख रहे हैं? आप बेटा ऑर्गन को देख रहे हैं. दैट मीन्स कि आप जो है वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी को देख रहे हैं. इंटरनल मॉर्फोलॉजी को देख रहे हैं यानी कि आप अगर हार्ट को देख रहे हैं तो आप हार्ट को केवल रखा हुआ पा रहे हैं कि हार्ट ऐसा दिख रहा है, मुझको इस तरीके का बना हुआ होता है. तो जैसा मैं अपने गर्लफ्रेंड के लिए बनाता था ये बिल्कुल वैसा नहीं होता है, ये थोड़ा अलग टाइप का होता है. यानी कि आप बिल्कुल कुछ डिजाइन देख रहे हैं. दैट इज नोन एज द इंटरनल मॉर्फोलॉजी विच इज ऑल्सो नोन एज एनाटॉमी. बट अगर आप उस हार्ट को अब काट देंगे तो उसके अंदर आप टिश्यूज पाएंगे. तो वो जो टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि उसके अंदर नर्व्स मिलेंगे, जो न्यूरल टिश्यू मिलेगा, उसके अंदर मसल्स मिलेगा, मैक्सिमम मास मायोकार्डियम के अंदर, तो आप उसे बोलेंगे मस्कुलर टिश्यू है या कार्डियक टिश्यू है. तो इस तरीके से बेसिकली जब आप उसके अंदर जाएंगे तो वो आप क्या पढ़ेंगे? डिटेल्ड स्टडी पढ़ेंगे. एंड दैट डिटेल्ड स्टडी ऑफ द एनिमल टिश्यू इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोला जाता है. एंड द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज मार्सिलियो मैल्फिली यानी कि एम मैल्फिली. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और बात करते हैं कि दुनिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो बेसिकली इन द लिविंग वर्ल्ड हम अगर आर एच विट्टाकर की क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं 1969 के अंदर उन्होंने दिया था. तो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया था. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है कि जो लिविंग वर्ल्ड है बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम. वन इज नोन एज मोनेरा फॉर द बैक्टीरियाज, आप जानते हैं.
और वन इज नोन एज प्रोटिस्टा, जिन्हें हम बोलते हैं सिंगल सेल यूकैरियोट, एनदर इज नोन एज फंजाई, एनदर इज नोन एज प्लांटियम, एनदर लास्ट वन इज नोन एज एनिमेलिया। तो अभी हम सारे सारे फाइलम्स की अगर हम मिला के बात करें तो हम ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। तो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं इन द ब्रॉड केस का, ब्रॉड केसेस में, दैट इज वन ऑर्गेनिज्म दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड अनदर ऑर्गेनिज्म दे आर नोन एज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है बेटा एक, एंड सेलुलर का मतलब होता है बेटा सेल। यानी कि एक सेल से बना हुआ बॉडी, यानी कि आज आप जो बैठे हैं आपके अंदर 33 ट्रिलियन सेल्स ना होते, केवल आप एक ही सेल से बने हुए होते। यानी कि बॉडी इज कंपोज ऑफ सिंगल सेल, एंड वही एक सेल जो है वही उसका सेल है, वही वो ऑर्गेनिजम्स है, एंड ईच एंड एवरी फंक्शन इज परफॉर्म बाय दैट ओनली सेल। यानी कि उसी सेल से वो रेस्पिरेशन कर रहा है, उसी सेल से वो एक्सक्रीशन कर रहा है, उसी सेल वही सेल उसका रिप्रोडक्शन के काम आ रहा है, उसी सेल के अंदर डाइजेशन चल रहा है। यानी कि उसकी पूरी की पूरी दुनिया, दैट इज ओनली अ सिंगल सेल। तो यहाँ पे सारा का सारा काम कौन कर रहा है? केवल एक सिंगल सेल कर रहा है, और वही सिंगल सेल उसका, उसी का नाम ऑर्गेनिज्म है, उसी का नाम सेल है, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट अगर हम इन कॉन्ट्रास्ट टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। यानी कि बॉडी किससे बनी हुई है? बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है, जो कि अरेंज इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। यानी कि अगर आप अपनी अपनी शक्ल को देखते हैं तो आप अपनी बॉडी को देख के सोच सकते हैं कि मेरे कुछ सेल्स जो है वो मुंह बना रहे हैं, मेरे कुछ सेल्स जो है हाथ बना रहे हैं, कुछ पैर बना रहे हैं, कुछ कुछ और बना रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करें तो बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स है, जो कि एक पर्टिकुलर मैनर में कोऑर्डिनेटेड है और कनेक्टेड है। एंड हियर द फंक्शंस आर नॉट बीन टेकन बाय ईच सेल्स। यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करे जा रहे हैं स्पेसिफिक सेल्स के द्वारा। यानी कि जो पचाने का कार्य है वो केवल और केवल स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट ही करना जानते हैं, उनके सेल्स ही जानते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टमक की बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता है, कि हमारा स्टमक जो है वो हमारे ब्रेन का बहुत अच्छा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो बेसिकली आज बोलेगा कि नहीं यार तुम आराम कर लो, मैं आज पचाने का काम कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होगा। जो नर्वस का काम है वो ब्रेन ने दिया हुआ है, यानी कि स्पेशलाइज एरिया या स्पेशलाइज सेल्स ऑफ योर बॉडी आर डेजिग्नेटेड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो अगर आप इन दोनों बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जिस तरफ यूनिसेलुलर के अंदर एक ही काम को एक ही सेल, मतलब सारे काम को एक ही सेल कर रहा है, वहीं अगर हम देखते हैं मल्टी सेलुलर में अपने अपने काम को अलग अलग सेल्स निभा रहे हैं। यानी कि जैसे कि एक बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग के अंदर अगर आप मल्टी सेलुलर की बात करें तो वहां पे क्या हो रहा है कि कुछ लोग जो है वो बेसिकली सीमेंट को सजाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग उसके ऊपर ईंटें रखने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रिक्स को लेके आ रहे हैं, कुछ लोग जो है वहां पे जो रेता होता है उसको बुला रहे हैं, उसको उतरवा रहे हैं। यानी कि लेबर लगा हुआ है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, यानी कि काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और वहीं पे अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो एक ही आदमी है जो सारा काम कर रहा है, वही रेता उतार रहा है, वही सीमेंट बना रहा है, वही सीमेंट बिछा रहा है, वही ब्रिक्स को रख रहा है। तो ये जो है डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर जहां रहेगा वहां काम बहुत एफिशिएंट तरीके से हो रहा है। तो भैया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर काम एफिशिएंट हो रहा है, इनके अंदर एफिशिएंसी काम नहीं हो रहा है, बट दे आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। दूसरी बात, एग्जांपल्स की बात करें, काफी टाइम दे दिया इसके अंदर। एग्जांपल्स की अगर आप बात करें तो एग्जांपल्स के अंदर यूनिसेलुलर के अंदर आप देख सकते हैं अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। पैरामीशियम वही बेटा जो बिल्कुल एकदम चप्पल की तरह रहता है, बचपन में याद होगा जो मम्मा की चप्पल आगे पड़ा करती थी आपके। ठीक है। इसमें एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। इस तरीके से ये पैरामीशियम, इसकी पूरी बॉडी की कस्टम लगे रहते हैं, जो कभी हमको बॉटनी के अंदर पढ़ना होगा, आगे कभी आने वाले लेक्चर्स में हम ये भी पढ़ेंगे। तो ये पैरामीशियम है। अगर हम इधर बात करें एनसीईआरटी को हम फोकस देते हैं, क्योंकि वी आर बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर द नीट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एनसीईआरटी इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर लिखती है कि द बॉडी ऑफ द हाइड्रा इज कंसिस्ट ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। यानी कि बॉडी ऑफ हाइड्रा जो है वो बहुत सारे तरीके के सेल से बनी है। कोई सेल उसके अंदर मान के चलिए कि गोल है, कोई सेल उसके अंदर मान के चलिए कि क्यूबाइडल है, कोई सेल उसके अंदर कॉलमनार है, कोई सेल उसके अंदर पॉलीगोनल है। यानी कि बॉडी ऑफ द हाइड्रा इज कंसिस्ट ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, एंड इन ईच टाइप थाउजेंड्स ऑफ सेल्स आर देयर। यानी कि इस तरीके के सेल्स थाउजेंड है, इस तरीके के भी थाउजेंड है, इस तरीके के भी थाउजेंड है।
एंड फॉर दिस टाइप देयर ऑल्सो 1000 सेल्स। तो इस तरीके से हमारी एनसीईआरटी ने हमको यूनी और मल्टी सेलुलर को समझाने की कोशिश करी है। तो नाउ अब हम आगे की तरफ चलें। अगर हम आगे की तरफ चलें तो हम देखते हैं कि हमको हायरार्कियल लेवल शायद थोड़ी छोटी क्लासेस में हमको मालूम होगा कि सेल सेल जब जुड़ता है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू जब जुड़ता है तो ऑर्गन, ऑर्गन जब जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम जब जुड़ता है तो ऑर्गेनिज्म बनता है, ये हमको मालूम है। तो उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैं अगर आपसे और बात करूं कि व्हाट इज अ सेल। वी ऑल नो दैट सेल इज नथिंग। अगर हम अपनी बॉडी को तोड़ने पे आ जाएं तो सबसे छोटी चीज जो हम तोड़ पाएंगे वो सेल है। अब कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो सेल के अंदर चला जाऊंगा, उसके मॉलिक्यूल्स निकाल दूंगा, कार्बोहाइड्रेट। मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपके यूनिट वाइज लेवल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिट वाइज लेवल पे हमारे बॉडी की जो इकाई है वो बेसिकली क्या है, सेल है। तो सेल इज नथिंग, इट इज जस्ट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे समझेंगे कि हमारे सेल्स को आपस में जुड़ना हुआ, यानी कि व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ द सेल्स कम क्लोजर अलोंग विद द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि आपके बॉडी के अंदर मान के चलिए कि कोई टिश्यू बनाना है आपको। इस टिश्यू को बनाने के लिए सेल्स चाहिए, तो एक सेल ये, 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 यानी कि इतने सारे सेल्स हमने लिए। तो क्या ये सेल आपस में ऐसे रहेंगे या इनके बीच में कुछ मटेरियल भी होगा? बिल्कुल होगा, इनके बीच के अंदर कुछ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा, इसी को बोलते हैं इंटरसेलुलर मटेरियल। और ये जो है आपको मालूम है कौन है, ये सेल है, सेल अलोंग विद द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब ये सेल क्या है, ये सिमिलर इन फंक्शन है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर है, सिमिलर इन रीजन है, क्या है वो हम आगे बात करेंगे। तो अभी तो हम कॉमनली बोलते हैं the similar cells along with the intercellular matrix which perform a particular task। तो जो है क्या बनाते हैं, टिश्यू। अब यही सेल्स जुड़ के कुछ टिश्यू बनाए तो एपिथेलियल टिश्यू हो गया। यही सेल जुड़ने के बाद अगर सेंसरी का काम करने लगे तो नर्वस टिश्यू हो गया। इसी टाइप के कुछ सेल्स जुड़े और उन्होंने काम कर दिया कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन का, तो ये मस्कुलर टिश्यू हो गया। और उसी टाइप के कोई सेल्स जुड़े और उन्होंने बेसिकली सेंसरी सिस्टम या कवरिंग का काम कर दिया, तो एपिथेलियल टिश्यू हो गया। तो टिश्यू ये हो गया। अब क्या हुआ कि आपके बॉडी के अंदर टिश्यू बन गए। टिश्यू से जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम किसकी बात करते हैं, ऑर्गन की। अब देखिए बहुत सारे टिश्यू हैं, मान के चलिए एक एपिथेलियल टिश्यू है, एक नर्वस टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू, एक मस्कुलर टिश्यू। इस तरीके से हमारे पास टिश्यू है। अब ये टिश्यू जो है क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे, इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड पैटर्न के अंदर मिलेंगे। यानी कि ऐसा देखिए, अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट के अंदर भी वही मस्कुलर टिश्यू है, वही नर्वस टिश्यू है, वही कनेक्टिव टिश्यू है, वही खून दौड़ रहा है, वही उसके अंदर मसल्स है। और जो है अगर हम बात करें वही नर्व्स है। आपके हाथ के अंदर भी वही मसल्स हैं, वही नर्व्स हैं, वही उस तरीके की अगर हम बात करते हैं तो एपिथेलियल है। तो एपिथेलियल की कवरिंग है बेसिकली। तो यहाँ पे फर्क क्या है, हार्ट हार्ट है, हाथ हाथ है, पैर पैर है, आइज आइज है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि ऑर्गन बनाने के लिए हमको उन्हीं चार तरीके के टिश्यू चाहिए है। बट दैट चार टिश्यू कैसे होना चाहिए, इन द स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न। यानी कि किसी के अंदर हमको एपिथेलियल ज्यादा चाहिए, किसी के अंदर हमको नर्वस ज्यादा चाहिए। ब्रेन बनाया तो हमको नर्वस ज्यादा चाहिए, हमने हार्ट बनाया तो हमको मसल्स ज्यादा चाहिए, हमने न्यूरॉन्स बनाई तो हमने अगर कवरिंग करी तो हमको एपिथेलियल टिश्यू ज्यादा चाहिए। तो वो बोल रहेगा whenever the tissue it is arranged in the specific proportion and pattern, then it will say it will form organ just like stomach, intestine, और ये सब होगा। अब ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम। नाउ व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम, बहुत ही आसान बात है, जब ऑर्गन आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब इंटरेक्शन दो तरीके के होते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। एक इंटरेक्शन होता है केमिकली और एक इंटरेक्शन होता है फिजिकली। फिजिकल इंटरेक्शन की बात करें या केमिकल इंटरेक्शन की बात करें तो हमको यहाँ पे दोनों बातों को ध्यान में रखना है कि ऑर्गन सिस्टम बनाने में जब ऑर्गन जुड़ेंगे, जैसे कि मैंने बात करी, लेट्स सपोज वी आर मेकिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब आप बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हो तो आप याद करो कि आपको इसोफेगस भी चाहिए है, आपको बक्कल कैविटी भी चाहिए है, आपको स्टमक भी चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन जब आपस में जुड़े तो कैसे जुड़े, ये फिजिकली अटैच हुए कि नहीं हुए। सोच के देखो, आपका इसोफेगस और स्टमक के बीच में कोई भी क्या ना हो, जुड़ाव ना हो, कहीं पे कोई जुड़ ना रहा हो, तो आपका खाना इसोफेगस से स्टमक छूट ही जाएगा। वो तो कहीं भी आप डोमिनल फोर्स आने कहीं गिर जाएगा जाके। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसी तरीके पे यहाँ पे फिजिकल कनेक्शंस बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ जो है ऑर्गन्स के बीच में केमिकल कनेक्शंस का भी होना बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक अगर आप ध्यान से सोचिए, द एंजाइम्स जो कि कहाँ बनती हैं, पैंक्रियास के अंदर, जिन्हें हम पैंक्रिएटिक एंजाइम्स बोलते हैं।
वो पैनक्रियाज में बनती हैं, वहां से निकलती हैं पैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू, फिर हेपाटो पैनक्रिएटिक डक्ट बनाती हैं, और फिर डिओडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आके काम करती हैं। यानी कि बन कहाँ रही हैं कहीं और, आ कहाँ रही हैं कहीं और। तो ये काम जो है केमिकली कनेक्टेड हो रहे हैं। एक हार्मोन है जो कि ब्रेन के अंदर जो है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है बेसिकली वो बना रहे हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, अगर ध्यान से देखें, और वो जाके कहीं और काम कर रहा है। तो ये जो है क्या है, डिस्टेंस ट्रांसफर है, यानी कि ये केमिकली क्या है, बेसिकली केमिकली कोऑर्डिनेटेड है। यानी कि ऑर्गन्स शुड बी केमिकली एंड फिजिकली इंटरेक्ट करने चाहिए, तब जाके वो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऐसे जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर आप जैसा एक महान व्यक्ति बनता है जो 2026 के अंदर नीट तो चुटकियों के अंदर निकाल के छोड़ देगा, ऐसा व्यक्ति बनता है। ठीक है। तो ये हमारे आपकी कहानी हुई। तो यहाँ तक हमने जितनी भी बातें करी ये हायरकी लेवल की बातें हो गई। अब ऑर्गेनिज्म हमने बना दिया, यानी कि आप खड़े हो गए। अब थोड़ा सा और याद करें, अगर हम यहाँ से आगे चले जाएं, ये तो है एक छोटी बात करनी जा रही है, यानी कि हमारी एनिमल फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑर्गन सिस्टम तक की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। बट याद करें, हम जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम इकोलॉजी के अंदर एंटर करते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गन ऑर्गेनिज्म जब जुड़ते हैं तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन जब जुड़ जाती है तो वो कम्युनिटी बनाती है, हम कम्युनिटी जब बन जुड़ती है तो इकोसिस्टम बनता है, और ऐसे इकोसिस्टम जब जुड़ जाते हैं तो फिर बायोस्फीयर बनता है। यानी कि हमको वो चीज भी पढ़ना है, बट वो कहाँ है, वो हमको देखना है इकोलॉजी के अंदर बेसिकली। ठीक है। तो अब मैंने आपसे थोड़ी सी और बात करूं, तो मैं अगर आपसे थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए पहले, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली टिश्यू है। तो अगर टिश्यू की मैं बात कर रहा हूँ, तो टिश्यू को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए थे, सेल्स चाहिए थे, जो कि कैसे होने चाहिए थे, अलोंग विद इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होने चाहिए थे, ये भी आप जानते हैं। तो भैया सेल्स अलोंग विद द इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स तो हो गए, मगर बात क्या है, बात ये है कि ये जो सेल्स हैं, ये जो बेसिकली सेल्स हैं, ये जो बेसिकली टिश्यू बनाने के लिए जो सेल्स का इस्तेमाल करा है, इन सेल को क्या होना चाहिए है, सिमिलर होना चाहिए है। क्या होना चाहिए, सिमिलर। अब सिमिलर का मतलब समझना पड़ेगा, सिमिलर क्या है, यानी कि एक जैसे। अब कोई चीज एक जैसी कैसे कैसे हो सकती है, एक जैसी हो सकती है स्ट्रक्चर में, एक जैसी हो सकती है फंक्शन में, एंड एक जैसी हो सकती है ओरिजिन में, यानी कि उत्पत्ति में। तो अगर मैं आपसे बोलूं द सेल्स सिमिलर सेल्स, तो इसका मतलब ये कि हाँ वो उन्हें स्ट्रक्चर में भी सेम होना चाहिए, उन्हें फंक्शन में भी सेम होना चाहिए, और उन्हें अपने ओरिजिन में भी सेम होना चाहिए। बट मैं अगर बोलूं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, हो सकता है कि जितने सेल्स, सपोज करिए कि 10 सेल्स हैं जो कि क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं जिसका नाम है एक्स। तो ये जो 10 सेल्स हैं, हो सकता है इसमें से 5 सेल्स एक जैसी शक्ल के हों, 5 सेल एक जैसी शक्ल के हों, चलेगा। इसमें से हो सकता है कि 2 सेल एक जैसी शक्ल के हों, 7 सेल एक जैसी शक्ल के हों, और एक सेल एक जैसी शक्ल का हो, तो भी चलेगा। इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि बेसिकली इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि 5 सेल जो है वो कुछ और काम करते हों, 5 सेल जो है वो बेसिकली कुछ और काम कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत वो भी काम करते हैं और थोड़ा बहुत कोई और सा काम करते हैं, तो भी चलेगा। मगर एक इम्पॉर्टेंट बात है, इन सारे सेल्स का, यानी कि अगर ये और ये 5 और 5 मिलके वो 10 बना रहे हैं, जो कि टिश्यू बन रहा है, तो इनका ओरिजिन क्या होना चाहिए है, सेम होना चाहिए। अगर इसका ओरिजिन वाई से हो रहा है तो इसको भी कहाँ से निकलना पड़ेगा, वाई से। इन दो के स्ट्रक्चर सेम हो या ना हो, 7 का स्ट्रक्चर फंक्शन सेम हो या ना हो, 1 का स्ट्रक्चर फंक्शन सेम हो या ना हो, मगर इनका क्या सिमिलर होना चाहिए है, ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए है। इनका भी क्या सिमिलर होना चाहिए है, ओरिजिन। अगर ये वाई से निकला है तो इसको भी वाई से निकलना हो, ये ए से निकला है तो इसको भी ए से निकलना हो। यानी कि एक टिश्यू को बनाने के लिए जितने भी सेल्स की आवश्यकता होती है, उन सारे सेल्स का ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए है। आई होप आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या कहा कि एक टिश्यू को बनाने के लिए जितने भी सेल्स की आवश्यकता होती है, एज मच एज द नंबर ऑफ द सेल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू, the those cells may or may not have common structure, may or may not have common function, but always should have common origin। इन सब सेल्स का origin सेम होना चाहिए। ठीक है।
यानी कि अगर उस टिश्यू, जैसे सपोज करें कि एपिथेलियल टिश्यू को बनाने के लिए 50 सेल्स की जरूरत पड़ती है, तो वो 50 के अंदर 50 के 50 सेल्स हो सकता है डिफरेंट शक्लों के हों, हो सकता है अगर डिफरेंट फंक्शन थोड़ा बहुत करते हैं, कोई अब्जॉर्प्शन करता हो, कोई सेक्रेशन करता हो, कोई डिफ्यूजन करता हो, ठीक है, कुछ भी अलग अलग फंक्शन हो, मगर उन सारे सेल्स का ओरिजिन क्या होना चाहिए? In case of any of the doubts, if you are getting in my lecture, तो you can comment on the comment box. आप ऐसा कर दें, हम उसके आंसर्स, हम कमेंट को देख के आंसर जरूर देंगे। तो अब बात ये आती है कि सर आप इतनी देर से सीख रहे हैं कि भैया एक टिश्यू को बनाने के लिए जितने भी सेल्स चाहिए हैं वो सारे के सारे सेल्स कैसे होने चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर के, सॉरी, सिमिलर स्ट्रक्चर के लिए हो, अच्छी बात है, सिमिलर फंक्शन के लिए हो, मगर बहुत जरूरी है कि उनको कॉमन ओरिजिन तो रखना है। सर ये ओरिजिन कहाँ से होता है, ये कॉमन ओरिजिन क्या है? तो मैं आपको ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा लेके चलता हूँ, आपको थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा मुझे। सपोज करिए, अगर याद करें कि हम बात करें तो हम सबकी जो जिंदगी है वो बेसिकली एक छोटे से वन सेल्स टू न्यूक्लियस वाली स्टेज यानी कि जाइगोट से स्टार्ट होती है। जाइगोट जब डिवाइड होता है, इसके अंदर क्यूबियस डिवीजन होते हैं, तो आपने सुना होगा कि एक सेल स्टेज बनती है जिसे हम मॉर्यूला बोलते हैं, फिर बनती है 15 सेल से 32 ब्लास्टूला बनती है, फिर ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रूला बनती है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो ब्लास्टूला स्टेज बनती है, ठीक है ना, ये जो ब्लास्टूला स्टेज बनती है अप्रोक्सीमेटली एट अबाउट 7 डेज द फर्टिलाइजेशन की बात करो, तो ये जो ब्लास्टूला है, इस ब्लास्टूला में यानी कि इस टाइम तक ये जो 16 सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, ये 16 सेल आपस में कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं जो कि क्या बनाते हैं, 3 लेयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? 3 लेयर। कुछ सेल्स इसमें से बाहर की तरफ अरेंज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एक्टोडर्म। ये हम सब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। कुछ सेल्स अंदर की तरफ अरेंज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एंडोडर्म। कुछ सेल बाहर की तरफ, उनको बोलते हैं एक्टोडर्म। कुछ सेल्स बीच में, उसको बोलते हैं मेसोडर्म। यानी कि कितनी लेयर्स बन जाती हैं सेल्स की? 3 लेयर बन जाती हैं। अब यही मान के चलिए कि एक जो है आप है, आप पहले एक बस ऐसे ही थे, इस तरीके की आप एक बॉडी बने हुए थे, आर्केंटॉन कैविटी, ये आपको बहुत अच्छा दिखता है गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर। ये जो आपको इसके अंदर 3 लेयर्स दिखाई दे रही हैं, यही वो सेल्स हैं। ये सेल्स कुछ क्या है? एक्टोडर्म के। ये सेल्स कुछ क्या है? मेसोडर्म के। और ये सेल्स कुछ क्या है बेटा? एंडोडर्म के। अब यही सेल्स बाकी सारे सेल्स को जन्म देंगे। इनसे कुछ सेल्स निकलेंगे, उनको बोलेंगे एक्टोडर्मल सेल। इनसे कुछ सेल्स निकलेंगे, उनको बोलेंगे मीजोडर्मल सेल। और इनसे जो सेल निकलेंगे उनको बोलेंगे एंडोडर्मल सेल। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये, अब ये तो सेल्स हैं, सेल से टिश्यू बनेगा। तो भैया एक्टोडर्म से निकले हुए सेल्स आपस में जुड़ रहे हैं तो वो एक टिश्यू बना रहे हैं, एक्स बना रहे हैं, वाई बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। मीजोडर्म से भी निकले हुए सेल्स जो है वो टिश्यू बनाएंगे, और एंडोडर्म से निकले हुए भी सेल्स टिश्यू बनाएंगे। मगर ऐसा नहीं होगा कि भैया एक टिश्यू के अंदर आपको मान लो 10 सेल्स चाहिए हैं, तो ये 10 के 10 सेल्स या तो एक्टोडर्म से निकलने चाहिए हैं, या ये 10 के 10 सेल्स एंडोडर्म से निकलने चाहिए हैं, या ये 10 के 10 सेल्स मीजोडर्म से होने चाहिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए है कि भैया 2 सेल्स एक्टोडर्म के हैं, 4 सेल मीजोडर्म के हैं, और जो बचे हुए सेल्स वो एंडोडर्म के हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि ओरिजिन निकल गया। ओरिजिन इन लेयर्स के बेसिस पे चलेगा। ठीक। तो याद रखिएगा, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ऑल सेल्स, यानी कि सेल फ्रॉम द सिंगल लेयर विल फॉर्म द टिश्यू, यस, या सेल्स फ्रॉम द डिफरेंट टिश्यू, यानी कि सेल्स फ्रॉम द डिफरेंट लेयर्स विल मिक्सली फॉर्म अ, यानी कि इन अ मिक्स कंपोजिशन विल फॉर्म अ टिश्यू, तो बात गलत हो जाएगी, नहीं होगा ऐसा। ठीक है। यानी कि एक टिश्यू का ओरिजिन जो है वो बेसिकली एक ही टाइप के सेल से होगा। यानी कि अगर हम किसी टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, तो एपिथेलियल को बनाने के लिए या तो एक्टोडर्मल के सेल्स ही लगेंगे, जितने भी सेल्स चाहिए हैं। मीजोडर्मल के सेल्स भी एपिथेलियल टिश्यू बना सकते हैं, मगर उनके साथ फिर कोई एक्टोडर्मल सेल नहीं होना चाहिए है। और एंडोडर्म के भी सेल अगर चाहें तो एक्टोडर्म बना सकते हैं, मतलब एपिथेलियल टिश्यू बना सकते हैं, मगर इनके साथ कोई और टिश्यू, कोई और सेल नहीं होना चाहिए। तो मैंने कुछ समझाया, आपको कुछ समझ में आया? बोलिए मेरे लाला। मैंने आपसे ये कहा कि हम लोग जो बात पढ़ रहे हैं वो टिश्यू से रिलेटेड बात पढ़ रहे हैं। ठीक है। टिश्यू का ओरिजिन सिमिलर, सेल्स दैट आर फॉर्मिंग द टिश्यू दे शुड हैव द सिमिलर ओरिजिन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। वो ओरिजिन क्या है? वो ओरिजिन है जर्म लेयर्स। वो जर्म लेयर्स कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं जब हम बहुत ही अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, अबाउट 7 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन जाइगोट फॉर्मेशन।
तो हम उस टाइम में ब्लास्टोला स्टेज की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर 16 to 32 सेल्स वो आपस में इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो 3 लेयर्स बनाते हैं। एक सेल, एक लेयर बाहर, एक बीच में और एक अंदर। तो बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म बोलते हैं। तो एक्टोडर्म से निकले हुए सेल्स टिश्यू बनाएंगे, मीजोडर्म से निकले हुए सेल्स टिश्यू बनाएंगे, एंडोडर्म से निकले हुए सेल्स टिश्यू बनाएंगे। मगर ऐसा नहीं होगा कि 2 सेल्स एक्टोडर्म के, 4 सेल मीजोडर्म के और 5 सेल्स एंडोडर्म के मिलकर एक टिश्यू है। टिश्यू का ओरिजिन या तो एक्टोडर्मल होगा, तो जितने भी सेल्स होंगे उसके अंदर वो एक्टोडर्मल होंगे, या तो या जितने भी सेल्स होंगे मीजोडर्मल होंगे, या जितने भी सेल्स होंगे वो एंडोडर्मल होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको हम बोलते हैं जर्मिनल। मूल चीजों को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल, जर्मिनल। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि मसल्स ऑफ सीलियरी बॉडी में आइरिस बेसिकली एक्टोडर्मल होता है। ये आपको समझाने की कोशिश करिए, क्या बताना चाह रहा हूँ ये बात अभी अभी थोड़ी देर में आएगी। ठीक है। अब मैं आपसे पहले तो ये बात कर लूँ कि इस दुनिया के अंदर कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर, हमारे बॉडी के अंदर 4 टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं। कितने टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं? 4 टाइप्स के। इन 4 टाइप के अंदर एक टिश्यू का नाम होता है एपिथेलियल टिश्यू। क्या नाम होता है? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरे का नाम क्या होता है? दूसरे का नाम होता है आपके पास मस्कुलर टिश्यू। तीसरे का नाम क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। एंड फोर्थ का नाम क्या होता है? नर्वस टिश्यू। ये हमारे पास टिश्यू। बात वही याद रखना है कि एपिथेलियल को भी किसने बनाया है? जंगली लेयर से, वो भी जंगली लेयर से, वो भी जंगली लेयर से। ठीक है। अब सुनिए, एपिथेलियल टिश्यू के अगर हम फंक्शंस की बात करें, ये मैंने नाम लिखे हैं, ये हमारे पास फंक्शन है और ये हमारे पास इनका ओरिजिन। यानी कि अगर हम एपिथेलियल टिश्यू को देखें तो बच्चों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एपी का मतलब होता है अपॉन, थीलिया का मतलब होता है ग्रो। यानी कि ये किसी चीज के ऊपर ग्रो करता है, यानी कि कहीं ना कहीं कवरिंग का काम कर रहा होगा। ये बेसिकली कवरिंग, लाइनिंग, प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन तीनों लेयर से हो सकता है। यानी कि कुछ एक्टोडर्मल के सेल मिल जाए तो भी एपिथेलियल टिश्यू बना सकते हैं, कुछ एंडोडर्म के सेल्स मिल जाए तो भी बना सकते हैं, कुछ मीनोडर्म के मिल जाए तो भी बना सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होगा कि कुछ इसके, कुछ इसके, कुछ इससे मिलके एक बनाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक। ये याद रखना। अब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जब भी कभी बात आती है तो सबसे पहला ध्यान हमारा आता है ब्लड की तरफ आता है। तो ब्लड आ गया, तो ब्लड का काम क्या है? बेसिकली ट्रांसपोर्ट कराना होता है। वहीं पे अगर हम बोन्स की बात करते हैं तो बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि फ्रेमवर्क सपोर्ट कर रहे हैं, कार्टिलेज एंड टेंडन है, तो सपोर्ट फ्रेमवर्क ट्रांसपोर्टेशन को इस तरीके से बनाए रख सकते हैं। और इनका ओरिजिन न्यूरोलर में होता है। कैसा होता है? न्यूरोलर में होता है। मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे तो मस्कुलर टिश्यू में मसल्स आते हैं। मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट आता है। तो ये जो चीजें आती हैं मस्कुलर टिश्यू की हैं, और मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। ऐसा नहीं है कि मीजोडर्म के जो सेल्स आपके एक्टोडर्म बना रहे थे, या मीजोडर्म के जो सेल्स आपके कनेक्टिव टिश्यू बना रहे थे वही बना देंगे। कुछ और सेल्स हैं जो कि उन्होंने मस्कुलर टिश्यू बनाया। अब थोड़ा सा और देखिए, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम आप सब जानते हैं, जनरेट इम्पल्सेस है बेसिकली। तो इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। यानी कि, और नर्वस टिश्यू का ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल है। अब इसी के अंदर मैंने बोला था कि एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन मसल्स ऑफ सीलियरी बॉडी। अगर हमें मसल्स ऑफ सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी कहाँ है बेटा? आंख में कि नाक में? आइस के अंदर। मसल्स ऑफ सीलियरी बॉडी एंड आइस के अंदर एक चीज और है, आइरिस, जो कि कलर देता है आपकी आंख को। तो मसल्स ऑफ सीलियरी बॉडी एंड आइरिस जो कि क्या है? मसल्स हैं। इनको क्या होना चाहिए था? मीजोडर्म, मगर ये कहते होते हैं एक्टोडर्मल होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दे आर फॉर्म्ड विद द सेम प्रोसेस जिससे नर्वस टिश्यू बन रहा होता है। तो इसलिए हमने इसको बोला है कि मसल्स ऑफ सीलियरी बॉडी एंड आइरिस कैसे हैं? एक्टोडर्मल है। बाकी सारे मसल्स आपकी बॉडी के कैसे हैं? मीजोडर्मल। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक्टोडर्म क्या क्या बना सकती है, तो एक्टोडर्म जो है वो क्या क्या बना सकती है? एपिथेलियल टिश्यू बना सकती है और नर्वस टिश्यू। इस संबंधित आस्किंग यू दैट कि मीजोडर्म क्या क्या बना सकती है, तो ध्यान से देखें तो मीजोडर्म जो है वो सारे टिश्यू बना सकती है, मगर क्या नहीं बना सकती है? नर्वस टिश्यू। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास एंडोडर्म क्या बना सकती है, तो एंडोडर्म एपिथेलियल टिश्यू बना सकती है। एपिथेलियल के बाद में हमारे पास केवल और केवल अभी एपिथेलियल टिश्यू ही बना सकती है। आप अगर ध्यान से देख सकते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगर समझ में आई हैं तो मैं चाहता ही यही हूँ कि आप बेसिकली इसको देख के पढ़ें, सीखें, समझें। और
इधर उधर ना भटके बेसिकली। जॉलजी के अंदर आप बेफिक्र हो जाइए, अभी जॉलजी में पढ़ा रहा हूँ तो जॉलजी में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम इसके साथ एनसीईआरटी भी लेके चलेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जब आऊंगा, यानी कि इस लेक्चर को जब मैं पूरा करूंगा, तो हम लोग इसके आगे बेसिकली पढ़ेंगे। अब जो है हम अगर तो हम लोग एनसीईआरटी को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे इस टॉपिक में। तो हमारा जो पहला टिश्यू जो हमको पढ़ना है, बेसिकली जो हमारा पहला टिश्यू है जो हमको पढ़ना है, वो टिश्यू जो है उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। तो अब हम एपिथेलियल टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। बस हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अब पढ़ना। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ टिश्यू, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टिश्यू बेसिकली। तो मैंने आपसे बोला कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं, जिसमें से एक टिश्यू का नाम है एपिथेलियल टिश्यू, एक का नाम है कनेक्टिव टिश्यू, एक का नाम है नर्वस टिश्यू और एक का नाम है मस्कुलर टिश्यू। एंड मैंने आपको पूरा बात बताया था कि किस तरीके से जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवरिंग एंड लाइनिंग में मदद कर रहा है, और इसका ओरिजिन जो है बेसिकली कहाँ से है, तीनों जंग से होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म से होता है। एंड कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन केवल मेसोडर्म होता है, मस्कुलर टिश्यू का भी केवल मेसोडर्म होता है, और एक्सेप्शन भी मैंने आपको बोला था कि मसल्स ऑफ सिलियरी बॉडी एंड आइरिस, जिसका ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है। और नर्वस टिश्यू में अगर हम देखें तो ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है। तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर टेकिंग वन एंड वन epithelial, one and one type of the tissue. That is, first of all, we are taking epithelial tissue. तो as you can see here that epithelial tissue, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बातें कर लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू इज समवॉट, अगर हम वर्ड्स को तोड़ते हैं तो दिस इज नोन एज द एपी एंड दिस इज नोन एज द थीलिया। दिस इज नोन एज द एपी एंड दिस इज नोन एज द थीलिया। तो एपिथेलियल टिश्यू, दैट मींस एपी का मतलब होता है अपॉन एंड थीलिया का मतलब होता है ग्रो। दैट मींस कि दिस इज द टिश्यू विच इज ग्रोइंग ऑन समथिंग, बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं, तभी तो वो कवरिंग का काम कर पाएगा। ठीक है। तो अब हम देखें तो दिस इज द टाइप ऑफ द टिश्यू बेसिकली विच इज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान जो पहला टिश्यू ओरिजिनेट होता है बेसिकली वो कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। एंड इफ यू कैन से दैट द पावर ऑफ रिजनरेशन इज वेरी हाई इन दिस टिश्यू, बिकॉज अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है हमारे, तो हमारे ये जो ऊपर की कवरिंग है बेसिकली इट इज नथिंग विच इज जस्ट एपिथेलियल टिश्यू। तो ये बहुत जल्दी जो है इसके अंदर पावर ऑफ डिवीजन है, और ये डिवाइड होके अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। बट वहीं पे अगर हम थोड़ी सी बात करें तो जो हमारे पास नर्वस टिश्यू है उसके अंदर जो है लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है। लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन यानी कि अगर हम हमारी नर्व्स बेसिकली डैमेज हो जाती हैं, तो नर्व्स जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, रेदर देन रिपेयर तो थोड़ा बहुत कर सकती हैं। मगर इसमें भी अगर हम हायर क्लासेस की तरफ जाते हैं तो जो न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस हैं बेसिकली, वो अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, मगर जो न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस हैं वो अपने आप की थोड़ी सी ग्रोथ कर लेती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आपको चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद जब हम लोग ठीक होने लगते हैं तो हमारे उस जगह पे सेंसेशंस भी वापस आने लग जाते हैं। अगर हाथ में चोट लगी है तो हाथ ठीक होने लगेगा और सेंसेशंस वापस आने लगेंगे। बट मगर एज फार एज सच द एग्जामिनेशन इज कंसर्न, तो हमको यही देना है कि लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू व्हाइल द मोस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन द एपिथेलियल टिश्यू। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करिए तो वो बहुत ही ज़्यादा बेसिकली कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये एक एपिथेलियल टिश्यू है, ये भी एक एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल। यानी कि एपिथेलियल सेल जो है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इन सब के बीच में लीविंग बिहाइंड अ वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि इनके बीच में वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस बचा हुआ होता है। अब सोचिए कि इनके बीच में अगर एपिथेलियल, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर है, तो जो ब्लड वेसल्स हैं या नर्व्स हैं वो बेसिकली यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दे आर नॉट गेटिंग द न्यूट्रिशन, तो इनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो ऐसे तो ये मर जाएंगे। अगर ये मर जाएंगे तो फिर तो कोई बात ही खत्म हो गई। तो इनके लिए भी हमने न्यूट्रिशन के लिए क्या करा हुआ है कि एज दे आर लैकिंग वेरी, not having the intercellular matrix, the intercellular space between them, so for the nutrition they are dependent upon the अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इसके नीचे जो है क्या मिलेगा आपको, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मिलेगी। ये जो अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ से न्यूट्रिशन डिफ्यूज हो के किसमें पहुंचेगा, एपिथेलियल टिश्यू में पहुंचेगा। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू व्हेनेवर वेयरएवर इन योर बॉडी इफ यू आर फाइंडिंग एनी एपिथेलियल टिश्यू, तो उसके नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाएगा।
ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। इसीलिए बोला गया है कि इट इज ग्रोइंग अपॉन समथिंग, और किसके नीचे किसके ऊपर ग्रो कर रहा है, ये अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहा है। ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि एपिथेलियल टिश्यू ग्रोज ओवर ओवर द कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो कंफ्यूजन अराइज हो रहा है, दैट इज दैट के आपने मैंने आपको बोला कि इट इज द फर्स्ट ओरिजिनेटेड टिश्यू इनसाइड द ह्यूमन एम्ब्रियो। नाउ अगर हम इसको देखें, अगर पहले एपिथेलियल टिश्यू आ जाएगा तो उसको जो न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, वो तो मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये समझा दूं, इट इज द फर्स्ट ओरिजिनेटेड एपिथेलियल टिश्यू ही है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, मगर जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि सबसे पहले जिसने न्यूट्रिशन दिया होगा उस एपिथेलियल टिश्यू को, वो जो है कहाँ से आता है, वो मदर के प्लासेंटा से आता है। समझ में आ गया? यानी कि पहली बार जो टिश्यू बना है वो कौन है, वो एपिथेलियल टिश्यू ही है। मगर जिस कनेक्टिव टिश्यू को उसने फर्स्ट टाइम यूज करा था, वो कहाँ से आया था, वो मदर के प्लासेंटा से आया था। तो इसलिए जो है अब धीरे धीरे क्या होगा कि व्हाट विल हैपन, कि अब धीरे धीरे ये एपिथेलियल टिश्यू रहेगा, ये एपिथेलियल टिश्यू ऐसे बन गया, और सबसे पहले इसने किसका कनेक्टिव टिश्यू यूज करा, मदर का कनेक्टिव टिश्यू यूज करा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि एपिथेलियल टिश्यू आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और नीचे नीचे कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ होती जाएगी। तो आप ही बताइए, द फर्स्ट डेवलप टिश्यू कौन सा हुआ ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर, वो हुआ एपिथेलियल टिश्यू ही हुआ, ठीक है। तो ये बात को आपको समझ के रखना है। नाउ मूविंग फॉर द फॉरवर्ड पार्ट, दैट कि अब हम थोड़ा सा ये समझना चाह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमको मिलेगा हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ये रहा हमारा, सपोज करिए ये ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ, ये है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, और उसके नीचे यहाँ कहीं पे है कनेक्टिव टिश्यू। ये है बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू, ये है बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू। अब ये अगर एपिथेलियल टिश्यू है, ये अगर कनेक्टिव टिश्यू है, तो इन दोनों के बीच में जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह का बेसिकली नाम होता है, दैट स्पेस इज बेसिकली नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए याद रखिए, इट इज थिन होती है, नॉन सेलुलर होती है, यानी कि सेल से बनी हुई चीज नहीं है, ये कोई ना कोई मटीरियल है, एंड आफ्टर दैट इट इज अ नॉन लिविंग थिंग है। और कहीं ना कहीं तो हाईली परमिएबल होती है। हाईली परमिएबल मीन्स के जो भी चीजें हैं वो यहाँ से यहाँ जाएंगी, इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, तो इट इज हाईली परमिएबल। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की क्वालिटीज क्या हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन की बेसिकली क्वालिटी हो गई, इट इज अ थिन नॉन सेलुलर नॉन लिविंग हाईली परमिएबल बेसमेंट मेम्ब्रेन। और वहीं पे अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करें, तो ये जो आप देख रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ये जो आप बेसमेंट मेम्ब्रेन को बीच में देख रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, तो वो पार्ट जो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे होता है उसको हम बोलते हैं बेसल लैमिना। क्या बोलते हैं, बेसल लैमिना बोलते हैं। और इस वाले पार्ट को जो बिल्कुल नीचे की तरफ होता है कनेक्टिव टिश्यू से ऊपर, इसको बोलते हैं फाइब्रस लैमिना, इसको बोलते हैं बेसल लैमिना। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अपने नीचे की बेसमेंट मेम्ब्रेन सेक्रेट करता है, यानी कि बेसमेंट बेसल लैमिना वाला पार्ट जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन का सेक्रेटेड बाय द एपिथेलियल टिश्यू, while the connective tissue secretes the part that is just above the connective tissue, that is fibrous lamina। तो ये दोनों चीजें बेसमेंट, अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय, तो आंसर जाएगा एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू बोथ, ना कि एपिथेलियल टिश्यू ना ही ओनली कनेक्टिव टिश्यू, ये सबसे पहले। तो अब मैंने आपको यहाँ पे बोला कि बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक नॉन लिविंग नॉन सेलुलर थिंग है, तो किसी मटेरियल से बनी है, एंड दैट मटेरियल इज नोन एज द ग्लाइकोप्रोटीन अलोंग विद द म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। कुछ ग्लाइकोप्रोटीन है उसके अंदर, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जुड़ के बनाते हैं, और कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय द बोथ कनेक्टिव एपिथेलियल टिश्यू एंड द कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, उन दोनों के बीच में जो जगह है, दैट इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड द पार्ट ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन अपर पार्ट इज नोन एज बेसल लैमिना, lower part is known as fibrous lamina. Basal lamina is made up of glycoprotein which is formed by the epithelial tissue, and the connective tissue make the fibrous lamina which is made up of mucopolysaccharide। and mucopolysaccharide के अंदर कौन आता है, hyaluronic acid is an example, which is also known as the animal cement। इसको हम animal cement के नाम से भी जानते हैं because it's bind basically the cells together। तो ये जो है हमारे पास कुछ एपिथेलियल की बातें हुई, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू को थोड़ा सा और अगर हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो एनसीईआरटी कहती है कि एपिथेलियल टिश्यू इज समवॉट या ईदर फेसेस आउटसाइड एनवायरनमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं वो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करेगा, जस्ट लाइक योर कवरिंग, जस्ट लाइक योर स्किन, ठीक है।
और कहीं ना कहीं या तो ये फिर इनर लाइनिंग का काम करेगा। जैसे कि इनर लाइनिंग का मतलब ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स आप जानते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडियम, ट्यूनिका इंटिमा होता है। तो ये जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, ये जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। यानी कि द लाइनिंग दैट इज फेसिंग द बॉडी फ्लूइड्स, ये ब्लड को जो फेस कर रही है। यदि आप अगर एक ड्रॉप ऑफ अ ब्लड होते, तो आप जब ब्लड वेसल्स के अंदर होते, तो वो जो ड्रॉप है वो जिस बाउंड्री को छू रही है, दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज नोन एज लाइनिंग। उसे हम लाइनिंग बोलते हैं। तो ऐसा हमको समझना है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो हमारे पास एक पॉइंट आता है, दैट इज नोन एज अ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन का पॉइंट आता है हमारे पास। अब ये सेल जंक्शंस क्या है? सेल जंक्शंस को अगर हम थोड़ा सा देखें तो दे आर नथिंग, दे आर जस्ट द फंक्शनल लिंक बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू। अब ये हर किसी में पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में भी पाए जाते हैं, कनेक्टिव नर्वस मस्कुलर सब में पाए जाते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करें साइनेप्स, बहुत ही इजी एग्जांपल है। साइनेप्स इज आल्सो नथिंग, जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, ठीक। इट इज द between the two neurons or the neurons and the glands and the neurons on the skin, कहीं से भी मतलब इस तरीके का जंक्शन है। तो उसी तरीके से सेल जंक्शंस आर नथिंग, दे आर जस्ट द फंक्शनल लिंक बिटवीन द सेल्स ऑफ द डिफरेंट टिश्यू। और यहाँ पे एंथाइटी एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली क्या होगा उसे मैं आपको बता देता हूँ। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे ये फायदा मिलेगा कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, इसको इसको सामान, इसको इसको कोई मटेरियल प्रोवाइड कराना है कि नहीं कराना है, इसको इसको कुछ मटेरियल देना है कि नहीं देना है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में कोई भी मटेरियल का एक्सचेंज नहीं चाहते हैं, या इससे स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी। तो वो सारी बातें हम लोग के पास में यहाँ पे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेम से। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले एक बात करूँ तो इंटरडिजिटेशन आता है। क्या आता है? इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन इज नथिंग, इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो सेल्स हैं, दे आर जस्ट लाइक, ये एक सेल ले लेते हैं जो कि हम सपोज करिए ब्लू कलर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ब्लू कलर से अगर आप देखें तो ये एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या होगा कि इसकी जो बाउंड्री है सेल की, उस बाउंड्री ऑफ सेल के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल जाएंगे। और इसी तरीके से ये जो एक सेल है, इसके अंदर भी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल जाएंगे। एंड ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपस में एक दूसरे को ऐसे करके बाइंड कर लेंगे। दीज आर नथिंग, दे आर जस्ट द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बोलते हैं, विच कम्स आउट ऑफ द मेम्ब्रेन पार्ट ऑफ द सेल बेसिकली। तो ये जो है आपस में एक दूसरे में जब धस जाएंगे, तो व्हाट दे विल प्रोवाइड समवॉट इलास्टिसिटी, समवॉट स्ट्रेचेबिलिटी। यानी कि कहीं ना कहीं जहाँ पे इंटरडिजिटेशन देखे जाएंगे, वहां पे हमारे बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी या स्ट्रेचेबिलिटी की बात हो रही होगी। जैसे कि अगर आप मुझसे बात करें तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जैसे कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज आल्सो नोन एज यूरोथेलियम। जस्ट लाइक you heard about the word urinary bladder. In urinary bladder, what is happening? The urine is collected basically, and the urinary bladder gets full up. तो यूरिन जब उसके अंदर आ रहा है और कलेक्ट हो रहा है, तो उसके जो ब्लैडर है, वो ब्लैडर धीरे धीरे क्या होता जाएगा? वाइड होता जाएगा। दैट मीन द सेल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर शुड हैव अ डिजिटेशन, यानी कि इंटरडिजिटेशन शुड बी द सेल जंक्शन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जैसे कि अगर हम स्टमक के अंदर की भी बात कर सकते हैं, उनके अंदर भी स्ट्रेचेबिलिटी है, तो वहां पे भी इंटरडिजिटेशन मिलेगा आपको। यानी कि इंटरडिजिटेशन आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेचेबिलिटी देने का काम करता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी को आगे लेके चलते हैं, तो एक दूसरे टाइप के जंक्शंस आते हैं, दे आर नोन एज द डेस्मोसोम्स। क्या बोलते हैं उनको? डेस्मोसोम्स बोलते हैं। Now, what is desmosomes? Desmosome, they are also known as the macula adherens बोलते हैं इसको, और adhering junction बोलते हैं। इसका ऐसा रहता है, बेसिकली दे आर जस्ट प्रोवाइड द सीमेंटिंग विद द नेबरिंग टिश्यू। ये ज्यादातर ऐसे टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं जो स्ट्रैटिफाइड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं। इसके अंदर ये जो आप सेल्स देख पा रहे हो जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इनके बीच में जस्ट लाइक अगर हम छोटे दिनों की बात करें, तो हम जब क्रिकेट खेलते थे तो हमारे पास स्टंप नहीं होते थे, तो हम लोग ईंट रख के यानी कि ब्रिक्स से हम स्टंप बनाते थे। तो वो जो ब्रिक्स रख के हम बनाते थे, तो वो ब्रिक्स अगर ऐसी रखी रहेंगी तो गिर जाएंगी। तो उसको जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, सीमेंटिंग करने का काम कौन करते हैं? डेस्मोसोम्स करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सेंटर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे, यानी कि हर एक सेल के अंदर यहाँ पे सेंटर के अंदर एक डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इससे कुछ फाइबर्स निकल रहे होते हैं, और ये फाइबर्स आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? इस तरीके से इंटरेक्ट कर लेते हैं टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। एंड दीज फाइबर बेसिकली आर नोन एज टोनोफाइब्रिल्स बोलते हैं उनको।
दे आर नथिंग, दे आर जस्ट द केराटिन लाइक मटेरियल होते हैं। केराटिन यानी कि हेयर लाइक मटेरियल्स होते हैं, और इन्हीं को, इस वाले जंक्शन को हम डेस्मोसोम्स बोलते हैं, जो कि स्ट्रैटिफाइड यानी कि कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हमारे पास तीसरे टाइप का जो जंक्शन आता है, दैट इज नोन एज अ which is known as the tight junction. Tight junction, as the name suggests, it is somewhat tight, यानी कि it is not allowing the substance to leak through them, यानी कि कहीं ना कहीं एक सेल दूसरे सेल के साथ में कोई भी लीकेज शो नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरीके की मटेरियल लगा हुआ है जो कि डजेंट अलाउ द सब्सटेंसेस टू पास थ्रू देम। जैसे कि हम कैल्शियम पैक्टोड की बात कर लेते हैं इनसाइड द प्लांट सेल वॉल, उसी तरीके से अगर हम एनिमल कोई और प्लांट्स में बात करें तो सोबारिन की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ मटेरियल्स लगे रहते हैं जो कि डजंट अलाउ द सब्सटेंस टू पास थ्रू देम। तो इसको हम बोलते हैं टाइट जंक्शंस। और वहीं पे दूसरे तरफ आते हैं लास्ट टाइप के जंक्शन, विच इज आल्सो नोन एज गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस का मतलब हुआ कि this is the cell, the cytoplasm of this cell is connected to the cytoplasm of another cell which allow the substances to pass through them, यानी कि दो सेल्स के बीच में एक ऐसा जंक्शन जिसके द्वारा सामान का आदान प्रदान किया जा सके, उसको हम बोलते हैं गैप जंक्शंस। और उसमें क्या क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं आयंस हो सकते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो इसमें सारे जंक्शन दिखाए गए हैं कि ये एक सेल वन है, इसे हम सेल वन ले लेते हैं, इसको हम सेल टू ले लेते हैं। सेल वन के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन पे यहाँ पे क्या बन रहा है, इंटरडिजिटेशंस बन रहा है। ये जो आपको डेस्मोसोम्स दिखाई दे रहा है, ये कुछ मटेरियल जमा हो गया है जिसने टाइट जंक्शन बनाया है, और ये जो है दो साइटोप्लाज्म को जोड़ रहा है, दैट इज अ गैप जंक्शन। और ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू के सेल हैं ऊपर इस तरीके से यहाँ पे, और नीचे हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसका 5 बेसल लैमिना पार्ट होगा। इतना कुछ अगर आपके समझ में आया है तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो व्हाट इज हैपनिंग के यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा और देखें तो हमारे पास ये जो एक सेल है, इस सेल के अगर हम देखते हैं तो इस सेल के अंदर इस वाले बाउंड्री की तरफ भी और सेल होंगे, तो यानी कि ये वाली बाउंड्री फ्री नहीं है। इस वाले की तरफ अगर हम इफ वी टॉक अबाउट दिस बाउंड्री, तो इसके तरफ भी इस तरफ सेल होगा तो ये भी फ्री नहीं है। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो ये भी फ्री नहीं है। तो ओनली जो फ्री सरफेस है दैट इज नोन एज द फ्री एंड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बचा हुआ है। तो ये जो फ्री एंड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कभी इसके अंदर भी मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं टू परफॉर्म द टास्क वेरी एफिशिएंटली, यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं द मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्री एंड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल सरफेस, यानी कि सेल के सरफेस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन हो जाना, जिससे कुछ अच्छा काम किया जा सके। तो वहीं पे हमारे पास सबसे पहले आता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई यानी कि दे आर नथिंग, दे आर जस्ट अ माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि आपको देखने को यहाँ पे दिख रहा है। इस तरीके से ये माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि निकल जाते हैं। और ये जो है बेसिकली नॉन मोटाइल है एंड दे आर द नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। तो अब ये नॉन मोटाइल नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ देम? द फंक्शन इज बेसिकली टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन, यानी कि ये कहीं ना कहीं सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि ये एक पाइप है, इस पाइप के अंदर से हमने कोई मटेरियल को पास करा, वो मटेरियल यहाँ आएगा और यहाँ से आने के बाद इस पाइप में से जल्दी से यहाँ चला जाएगा। अब हमने क्या करा कि इस पाइप को लिया और इस पाइप के अंदर का जो सरफेस है उसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे जिगजैग पैटर्न्स बना दिए। तो अब जो है इसको टाइम लगेगा, ये मटेरियल यहाँ आएगा तो इसके अंदर फंस जाएगा, इसके अंदर फंस जाएगा, यानी कि अब ये यहाँ से थोड़ी देर बाद बाहर आएगा, और इतने देर के अंदर हमको काफी टाइम मिलेगा फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन के लिए। तो माइक्रोविलाई या नथिंग, दे आर जस्ट द स्मॉल माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि नॉन मोटाइल एंड नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। और हमारे पास जब भी कभी माइक्रोविलाई वाला पार्ट यूज होगा किसी भी सेल्स के अंदर या किसी भी टिश्यू के अंदर, तो वहां पे हम बोलेंगे कि ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है। कैसा एपिथेलियम है? ब्रश बॉर्डर्ड, यानी कि इट इज समवॉट लुकिंग लाइक अ ब्रश। तो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम इसको बोला जाएगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन की बात करें, ये आपने अभी पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात नहीं करते हैं तो हम थोड़ा सा आगे चल के कर लेंगे।
अभी हम लोग इंटेस्टाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखें तो हमें वहाँ पे काफी सारी विलाई और माइक्रोविलाई मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हो रहा है। तो वहाँ पे हमको सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए है, तो फॉर दैट सरफेस एरिया आपको ये देखने को मिल जाएगा माइक्रोविलाई। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो दूसरे टाइप का जो मॉडिफिकेशन है कुछ सेल्स के अंदर वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। दे आर नोन एज द सीलिया और ऑल्सो नोन एज द काइनोसीलिया। सीलिया और काइनोसीलिया नथिंग, दे आर जस्ट द हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी कि ये एक सेल के ऊपर अगर हम देखें तो इस सेल के ऊपर ये एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसका ये एपेक्स कहलाता है और ये इसका बेस कहलाता है, और एपेक्स से बेस तक इनका सेम डायमीटर होता है। एंड दे आर मोटाइल भी हैं एंड कॉन्ट्रैक्टाइल भी हैं और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, जस्ट लाइक द ओर्स ऑफ द बोट। यानी कि जब हम राफ्टिंग करें या कुछ भी ऐसा करने जाएं तो हर किसी को अपना ओर जो है वो एक ही डायरेक्शन में चलाना होता है। ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, तो इससे क्या होगा, कोई भी चीज का मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। ये सीलिया बेसिकली हो गए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब में क्या हुआ, ये अगर आप बात करते हैं ये यूट्रस है, तो यूट्रस के पास में ये फेलोपियन ट्यूब है, और इस फेलोपियन ट्यूब के पास में यहाँ पे ओवरी है। तो ओवरी से जब ओवम रिलीज होगा, बेसिकली जब सेकेंडरी साइट रिलीज होगा, तो यहाँ पे जो है वो क्या लगे हैं, पूरे के पूरे सीलिया लगे हुए हैं। इवन इन द केस ऑफ द यूट्रस ऑल्सो दे आर फाउंड। तो ये क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे और इस ओवम को कहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, यानी कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो कराएंगे। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में भी पाए जाएंगे, जो म्यूकस है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, उसको प्रोपेल करेंगे बाहर की तरफ। तो इस तरीके से हमारे पास ये सीलिया लगे हैं या काइनोसीलिया लगे हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। फॉरवर्ड हम जाना चाहते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बात और करूंगा कि एक टाइप के और होते हैं, एक टाइप के और आपको सेल मॉडिफिकेशन दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया कहीं ना कहीं कुछ नहीं है, ये भी अगर हम देखें तो एक सेल है, इस सेल का न्यूक्लियस है, सेल के ऊपर सम कोनिकल प्रोजेक्शंस हैं, यानी कि इसका जो एपेक्स और बेस है उसके बीच में सेम डायमीटर नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये कश नहीं करेंगे। ये ऑल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। ये स्पेशली फाइंड आउट होते हैं इनसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के कुछ ऑर्गन में, जैसे लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, जहाँ पे स्पर्म को स्टोर किया जाता है फॉर अबाउट मंथ्स के लिए स्टोर किया जाता है, एंड वहाँ पे मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म अचीव होता है, वहाँ पे कैपेसिटेशन होता है। तो ये सब चीज़ें के लिए ये काम आते हैं, एपिडर्मिस, वास डिफरेंस। साथ ही साथ अगर हम इंटरनल ईयर की बात करते हैं तो वहाँ पे नाकुला होता है, क्रिस्टे होता है, इन सब जगहों पे आपको ये देखने को मिलते हैं स्टीरियोसीलिया। तो ये एक तीसरे टाइप का हो गया, तीसरा टाइप, थर्ड टाइप का सेल कल्चर हो गया। नाउ ये हमने सारी की सारी बातें जो करी हैं, ये हमने एपिथेलियल टिश्यू की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है। अब हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू का, बेसिकली व्हाट इज द डिवीजन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू कहीं ना कहीं दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक को हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक को हम बोलते हैं कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर द वर्ड सिंपल कम, सिंपल मींस कि ओनली सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स आर फाउंड, यानी कि केवल एक ही सेल्स की लेयर फाइंड होगी, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी, यानी कि ये एक पतली झिल्ली की नमा होंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर क्या कर रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर लाइनिंग का काम कर रहे होंगे, लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स, लाइनिंग ऑफ द ट्यूब, इसका काम कर रहे होंगे। इनका रोल थोड़ा प्रोटेक्शन में कम होगा, ये मोटी झिल्ली नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये पहले समझना है। दूसरी बात, स्ट्रैटिफाइड और कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे सेल्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक लेयर है, फिर ये इसके ऊपर दूसरी, फिर ये तीसरी, ये एक क्या बनाएंगे, इनका लिमिटेड रोल होगा एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन में, इनका इनका रोल ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन में। इनका ज्यादातर जो रोल होगा वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी या स्ट्रेस से बचाने में काम आएंगे, यानी कि ये कहीं ना कहीं कवरिंग में काम आएंगे। तो ये हमको थोड़ा सा समझना है। जब भी वर्ड सिंपल आएगा दैट मीन्स कि मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, और जब भी वर्ड कंपाउंड आएगा तो आपको याद रखना है, या स्ट्रेटिफाइड आएगा कि मेड अप ऑफ मल्टी लेयर्ड का बना हुआ है। नाउ अब हम बात करते हैं सिंपल के अंदर। जब हम सिंपल को और देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स बेसिकली, या स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशंस की बात करिए, यानी कि ये जो आपको बोला गया था कि एक सिंगल सेल की लेयर होगी, इसको तो आपने सिंपल बोल दिया।
अब इस सिंपल के अंदर भी अगर सेल कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं इरेगुलर शेप, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अगर आपको जो सेल्स हैं वो क्यूबॉइडल शेप के दिखाई दे रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल। अगर आपको सेल्स कॉलमनार दिखाई दे रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं बेसिकली सिंपल कॉलमनार। बट शर्त क्या है कि ओनली एंड ओनली सिंगल सेल्स की लेयर होनी चाहिए। और अगर ये आपको सूडो स्ट्रैटिफाइड दिखाई दे रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। यानी कि कहीं ना कहीं ये कितने टाइप के होते हैं, फोर, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल, वो सूडो स्ट्रैटिफाइड, ये इतने टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट द डिफरेंट नोटिफिकेशंस फॉर ऑल द चैप्टर विच विल बी गोइंग टू अपलोड ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो और ये आपका अगर जिंदगी का मकसद यानी कि नीट को क्लियर करना है या कोई भी बेसिक एग्जामिनेशन जिसके अंदर बायोलॉजी आती है, आप अगर उसके लिए पढ़ रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड इफ यू आर फीलिंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट यू कैन ऑल्सो कमेंट बेसिकली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज अबाउट द कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड के अंदर भी यही है। कंपाउंड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज होता है कि सेल्स जो है वो मल्टी लेयर्ड में तो होगा ही होगा। सेल्स विल बी इन द मल्टी लेयर्ड यानी कि मल्टी लेयर्ड होंगे। अब इसके साथ ये है कि इन मल्टी लेयर्ड सेल्स के अंदर अगर स्ट्रेचेबिलिटी है तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, और इनके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है इनको हम बोलेंगे नॉन स्ट्रेचेबल। तो मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और पूछ के छोड़ देता हूँ, आपको आंसर देना होगा कमेंट के अंदर कि जो स्ट्रेचेबल एपिथेलियम है what will be the cell junction in those epithelium which are compound and stretchable, कौन सा सेल जंक्शन होगा ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। नाउ आफ्टर दैट, नॉन स्ट्रेचेबल के अंदर कौन सा जंक्शन होगा ये भी आपको बेसिकली बताना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जंक्शन जो कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर होना चाहिए है जिससे डिफरेंट लेयर आपस में एक दूसरे के ऊपर रुके रहे, वो कौन सा जंक्शन होगा वो भी आप मुझे बताएंगे। अब मैंने बोला स्ट्रेचेबल एंड नॉन स्ट्रेचेबल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नॉन स्ट्रेचेबल, तो इस नॉन स्ट्रेचेबल के अंदर हमारे पास क्या आएगा कि ये मल्टी लेयर है यानी कि एक सेल की लेयर हो गया, एक दूसरे सेल की लेयर हो गई। इसके अंदर क्या है कि जो टॉप मोस्ट लेयर होगी उसके सेल्स के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि इनका नाम क्या होगा। ये सब एक ही जैसे होंगे, मगर ये टॉप लेयर अगर स्क्वामस शेप के हैं तो इनका तो नाम हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस और कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम। अगर ये टॉप लेयर के सेल्स क्यूबाइडल हैं तो इनका नाम हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल। अगर ये टॉप सेल्स जो है कॉलमनार हैं तो इनका नाम हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड और कंपाउंड कॉलमनार एपिथेलियम। इस तरीके से हमारे पास कुछ होगा, यानी कि अगर आप पहुंच पा रहे हैं तो होगा। एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज कर लें, क्या बोलेंगे कि हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का है, दो। एक का नाम है सिंपल एंड एक का नाम है कंपाउंड। इन द सिंपल एपिथेलियम देयर मस्ट बी ओनली सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स, एंड कंपाउंड there is multi-layered of the cells. And the single epithelium, the main function is absorption and secretion, very limited role in protection. प्रोटेक्शन में ज्यादा काम नहीं है, जबकि उनका ज्यादा काम प्रोटेक्शन के अंदर आता है। सिंपल के अंदर जो शेप ऑफ द सेल्स है या स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन को डिसाइड करेंगे। अगर सेल्स इरेगुलर मैनर के हैं तो इनका नाम होगा सिंपल स्क्वामस, अगर सेल्स क्यूबॉइडल हैं तो सिंपल क्यूबॉइडल, अगर सेल्स कॉलमनार हैं तो सिंपल कॉलमनार, और अगर सेल्स सूडो स्ट्रेटिफाइड तरीके के हैं तो सूडो स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे। और कंपाउंड के अंदर भी हमारे पास अगर वो जो कंपाउंड एपिथेलियम है दैट इज स्ट्रेचेबल तो इट इज नोन एज स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, इफ नॉन स्ट्रेचेबल तो नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। दोनों के जंक्शंस आपको मुझको क्या बताने हैं कमेंट में फिल करके बताना। नाउ अब कंपाउंड के अंदर स्ट्रेचेबल को छोड़ के जब हम नॉन स्ट्रेचेबल पे आते हैं तो जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल है दैट विल डिसाइड द नेम ऑफ द टिश्यू। दैट मींस इफ द सेल्स ऑफ द अपर मोस्ट लेयर आर squamous, then it is Simbo stratified squamous epithelium. Now is that cuboidal to stratified cuboidal and then columnar। इस तरीके से हमारे पास ये चीजें मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने ये नोट्स बेसिकली जो आपको देख रहे हैं जो कि मैं हेल्प के तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए ले रहा हूँ, राइट नाउ वी आर नॉट हैविंग एक्सेस टू द स्मार्ट बोर्ड, सो हमको ऐसे करना पड़ रहा है। तो ये नोट्स अगर आप चाहते हैं तो ये नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहुंच जाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा बेसिकली। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये नीड सफिशिएंट मटेरियल है जिसके अंदर कुछ बेसिक एग्जाम जितने भी बायोलॉजी के जिनके अंदर बेसिक बायोलॉजी पूछी जाती है वो आ रही है। और इवन इन द केस ऑफ द आईएएस जिसका मेन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जॉलजी रहता है उसकी भी सारी पॉइंट्स आ रहे हैं और नीट को मेनली फोकस करा हुआ है। ठीक है,
चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे का हमारा जो टॉपिक है दैट इज नोन एज द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी कि राइट नाउ अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल एपिथेलियम, यानी कि हम पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम। उस सिंपल एपिथेलियम के अंदर भी हम पढ़ेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर से मैं आपसे बोलूंगा, अब तो आप इतने समझदार हो ही गए होंगे। सिंपल स्क्वैमस मीन्स कि जैसे ही वर्ड आया सिंपल, दैट मीन्स जैसे दीज सेल्स आर बेसिकली सिंगल लेयर्ड होगा, दिस टिश्यू सिंगल लेयर सेल से बना होगा। सेल्स कैसे होंगे, स्क्वैमस, स्क्वैमस मीन्स सेल्स कैसे होंगे, फ्लैट होंगे, इर्रेगुलर बाउंड्रीज होंगी, यानी कि सेल्स चपटे होंगे, और चपटे के साथ साथ उनकी बाउंड्री इर्रेगुलर शेप बाउंड्रीज होंगी। उनका न्यूक्लियस कैसा होगा, सर्कुलर होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा, इस तरीके से, और उनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। देखने में आपको कैसे लगेंगे, देखने में कहीं ना कहीं ये आपको टाइल लाइक अपीयरेंस देंगे, जैसे कि घर में टाइल्स लगे हुए रहते हैं। सपोज करिए वो टाइल्स जो है टूटे हुए हों, और टूटे हुए टाइल्स आपने क्या करा हो, ब्रोकन टाइल्स को आपने अपना फ्लोर बनाया हो, तो आपको इरेगुलर मैनर में अरेंज दिखेगा और एक टाइल लाइक अपीयरेंस देगा। उसी तरीके से ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम भी आपको अरेंज अपीयरेंस देगा। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ पेवमेंट एपिथेलियम, यानी कि बिछाने वाला एपिथेलियम जैसा नजर आता है, टाइल लाइक अपीयरेंस देता है। बट वहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात है और बता दूं कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर एक चीज ये आती है कि अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूँ, ये सपोज ब्लड वेसल्स ब्लड की तरह ही बना देते हैं, ये जो ब्लड वेसल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो तो अपनी जगह ठीक है, मगर वो लाइनिंग जो सबसे इंटरनल लाइनिंग होती है, ये जो सबसे इंटरनल लाइनिंग होती है जो ब्लड को फेस कर रही होती है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, विच इज ऑल्सो नोन एज एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं इसको, एंडोथीलियम बोला जाता है। इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल इज नोन एज द एंडोथीलियम, जो कि फेस कर रही है किसको, ब्लड को। एंड एंडोथीलियम इज नथिंग, इट इज जस्ट सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। और इसी को हम बोलते हैं टेसिलेटेड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, टेसिलेटेड एपिथेलियम। टेसिलेटेड का मतलब होता है वेवी, ऐसा बोला जाता है वेवी, यानी कि ये टेसिलेटेड एपिथेलियम की तरह बिहेव करते हैं। टेसिलेटेड का मतलब वेवी, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर की जो लाइनिंग है वो एक स्मूथ लाइनिंग ना होकर थोड़ी सी वेवी तरीके का अपीयरेंस दे रहा है। तो इससे ये मत समझिएगा कि हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को टेसिलेटेड बोलेंगे, नो। Tessellated epithelium will be the simple squamous epithelium that is present only inside the lining of the blood vessels and the lymph vessels। इस तरीके से याद रखें, यानी कि all simple squamous epithelium are not tessellated epithelium, but tessellated epithelium is a simple squamous epithelium। कुछ इस तरीके से अगर आप याद रखें तो आपको आसानी से याद होगा। अब बात आती है कि सर इतनी सारी बातें हो गई, नाउ यू हैव टू टेल के इनका फंक्शन क्या है। तो पहली बात तो आप मुझे बताइए कि ये सिंगल लेयर की सेल है, सिंगल सेल्स की लेयर है, जिसका काम बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन तो नहीं हो सकता। एक सिंगल सेल क्या अलाउ कर सकता है, अपने अंदर से सामान को ट्रांसफर करवाना, यानी कि द मेन फंक्शन ऑफ द सिंगल स्क्वैमस एपिथेलियम इज फिल्ट्रेशन या डिफ्यूजन, इस तरीके का कुछ काम करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमको कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो याद रखने हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में एनसीईआरटी आपसे जिक्र करेगी, बात करेगी, पूछेगी। तो एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही शानदार है, जो द बाइबल ऑफ बायोलॉजी बेसिकली। उसे आप जितने बार पढ़ेंगे उतने बार आपको कुछ नया नया मिलता चला जाएगा। तो वो जो बाइबल ऑफ बायोलॉजी है वो अक्सर आपसे पूछेगी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, तो आपको थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे जब हम एक्सक्लूडरी पढ़ते हैं तो एक्सक्लूडरी के अंदर अगर आपको थोड़ा सा याद आए तो बोमेन्स कैप्सूल हमारे पास एक नाम आता है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जो है आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। फिर हम इसको बोलते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर याद हो तो उसको हम बोलते हैं पीसीटी। फिर हम इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेंगे, और उस तरीके से इसके बाद हम डीसीटी, और इसके बाद हम बोलते हैं कलेक्टिवली कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो बेसिकली, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये बोमेंस कैप्सूल है। इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर अभी मैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ब्लड आता है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, अगर आपको याद हो, ये एफरेंट आर्टीरियोल होती है, ये इन्फरेंट आर्टीरियोल होती है, ब्लड आता है। ब्लड को आके इसमें फिल्टर आउट होना होता है। तो वो सेल जो यहाँ पे लगे हुए रहते हैं, दे आर पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं उनको, पोडोसाइट सेल्स बोला जाता है। एंड दीज सेल्स बेसिकली आर नोन एज द पोडोसाइट्स। एंड ये जो है कैसे हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बने हुए हैं, लीविंग बिहाइंड अ वेरी स्मॉल स्पेस, के बीच में छोटी छोटी सी जगहें हैं जिन्हें हम फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं।
तो बोमेंस कैप्सूल के जो सेल्स हैं वो हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की सेल्स बोलते हैं उनको। और ये क्या करते हैं, उस ब्लड को फिल्टर होने देते हैं, उसका रिसाव होने देते हैं। ये किसका काम हुआ, फिल्ट्रेशन का काम हुआ। यानी कि फिल्ट्रेशन के लिए आपको एग्जांपल लिखना होगा, द सेल्स ऑफ द बोमेंस कैप्सूल दैट अलाउड द ब्लड टू फिल्टर। इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हमारा एल्वेलाई के अंदर आता है। अगर हम एल्वेलाई ऑफ द लंग्स को अगर जानते हैं, तो ये हमारे पास एल्वेलाई ऑफ द लंग्स होती है। एल्वेलाई ऑफ द लंग्स के अंदर ब्लड नहीं जाता है बेटा, ये याद रखिएगा। एल्वेलाई के बाहर ब्लड वेसल्स होते हैं या कैपिलरीज होती है। अब ये अगर एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अगर यहाँ आई है, तो इसको बेसिकली यहाँ पे आना है। तो ये जो लेयर्स होती हैं, ये जो लेयर्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम व्हिच अलाउज द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउज द गैसेस एक्सचेंज। बेसिकली CO2 यहाँ से यहाँ जाती है, और ये जो है बेसिकली ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आता है। तो ये जो है प्रोसेस, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के द्वारा ही हो सकता है। और वो सेल्स ऑफ एल्वेलाई जो कि अभी जब हम लोग रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारी अलविलाई, इस अलविलाई के अंदर कुछ अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। कुछ सेल्स हमारे पास कहलाते हैं न्यूमोसाइट 1, कुछ सेल्स कहलाते हैं न्यूमोसाइट 2, और कुछ सेल्स कहलाते हैं बेसिकली मैक्रोफेजेस। इस तरीके से होते हैं। तो इसमें से जो सेल्स हैं जो बेसिकली डिफ्यूजन में ऑफ गैसेज में मदद करते हैं, उनका नाम है न्यूमोसाइट्स। न्यूमो का मतलब होता है लंग्स, सेल्स का मतलब, साइट्स का मतलब होता है सेल्स। तो न्यूमोसाइट 1 दे आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वेलाई एंड द ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज। याद रह जाएगा आपको, ठीक है। नाउ मूविंग टू द थर्ड एग्जांपल, वो मैंने आपको बता दिया कि थर्ड एग्जांपल है हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर की सबसे लेयर, दैट इज नोन एज द एंडोथेलियम। दैट मींस कि एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स इज आल्सो नोन एज टेसलेटेड एपिथेलियम या वेवी एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये हमको याद रखना है। एक और एग्जांपल, तो हमने सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के अंदर कितने एग्जांपल्स याद रखे, तीन। एक का नाम क्या याद रखा, बोमेंस कैप्सूल। एक का नाम क्या याद रखा, एल्वेलाई ऑफ द लंग्स। इसके अंदर भी कौन से सेल्स, न्यूमोसाइट्स 1, दो अलाउ द डिफ्यूजन। एंड न्यूमोसाइट 2 क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। मैक्रोफेजेस क्या है वो भी बाद में बात करेंगे। तो 10 सेल्स बेसिकली क्या है उनकी भी बात करेंगे हम बाद में। और हमारे पास आता है तीसरे पे एंडोथेलियम। ये आपको याद रहना चाहिए, आई होप ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब हम इसी के साथ साथ दूसरे टाइप के एपिथेलियम के ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि इसी के अंदर दूसरा टाइप का एपिथेलियम विच इज नोन एज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो अगर हम सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम की बात करें, तो दीज आर द, अगेन वही बात है कि सिंपल की बात करी तो सिंगल लेयर्ड होते हैं, क्यूबाइडल की बात करी तो सेल्स कैसे होंगे, क्यूब लाइक होंगे। यानी कि अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया में बात करें तो कैसे दिखेंगे, आपको स्क्वायर शेप दिखेंगे। न्यूक्लियस कैसा होगा, न्यूक्लियस बेसिकली स्फेरिकल होगा। कहाँ होगा, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा। ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको कैसे दिखेंगे, 2D के अंदर तो आपको बस ऐसे ही दिख जाएंगे। और न्यूक्लियस कहाँ होगा, स्फेरिकल होगा, जो कि कहाँ रखा होगा, इनके सेंटर के अंदर रखा हुआ होगा। थोड़ी सी बात और कर लेंगे इसी को थोड़ा सा और समझने के लिए। मैं आपसे अगर बोलूं तो ये जो सेल्स हैं, यानी कि इस तरीके का जो एपिथेलियम, इट इज आल्सो नोन एज द जर्मिनल एपिथेलियम। क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम। यानी कि ऐसा नहीं है कि एवरी सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम मींस कि दोज दैट एपिथेलियम व्हिच इज प्रेजेंट इन योर गोनेड्स। यानी कि टेस्टिस एंड ओवरीज के अंदर, जिनको दोनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं, गोनेड्स नाम देते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव प्राइमरी ऑर्गन्स के अंदर अगर हम देखें, तो वो जो सेल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं स्पर्म एंड ओवम को बनाने का काम कर रहे हैं, दे अगेन आर कैसे हैं, वो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम के बने हुए होते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम के बने हुए होते हैं, इसलिए हम इसको जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, जर्मिनल एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, बट ऑल सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम आर नॉट जर्मिनल एपिथेलियम। इतना हो गया। अब हम अगेन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के अब हम देखेंगे फंक्शन क्या है। तो देखिए, फंक्शंस की जब बात करेंगे तो यहाँ पे सेल्स थोड़ा सा कैसा हुआ है, 3D फॉर्म में आया है। तो सेल्स अगर 3D फॉर्म में आया है, दैट मीन्स कि इट इज समवॉट इंक्रीजिंग इज थिकनेस। तो यहाँ पे जो सेल्स का काम है वो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सेल्स का काम है, यहाँ होगा बेसिकली एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन।
कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन करने का काम करेंगे। जैसे कि अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी कहती थी कि सेक्रेटरी डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करिए, यानी कि जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर जो हमारे पास सेक्रेटरी यूनिट्स होते हैं, यानी कि अगर हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो उसमें सलाइवा बनाने वाला यूनिट, अगर हम स्वेट ग्लैंड की बात करें तो स्वेट बनाने वाला यूनिट, मैमरी ग्लैंड की बात करें तो मिल्क को बनाने वाला यूनिट जो है, उनके अंदर के जो सेल्स हैं वो कौन होते हैं? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम के बने हुए होते हैं। दूसरी बात, इनका और लोकेशन कहाँ है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इनका और लोकेशन है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि ये आपने अभी बोमेंस कैप्सूल बनाया था उसके नीचे जब हम जाते हैं तो ये पीसीटी मिलता है नेफ्रॉन में। ये जो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन है इसके पूरी की पूरी, अगर मैं आपसे एक ही बार में बात करूं तो ये मान के चलिए आप पहले ऐसे समझ लीजिए, पूरी की पूरी नेफ्रॉन को अगर आप देखें तो यहाँ पे पोडोसाइट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल, यहाँ पे भी क्या मिलेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल, यहाँ पे भी क्या मिलेंगे? क्यूबॉइडल, यहाँ पे भी क्या मिलेंगे? क्यूबॉइडल, और यहाँ पे भी क्या मिलेंगे? क्यूबॉइडल। केवल इतने से छोटे से पार्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा, जो कि हम अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में जाके बात करेंगे। तो आपकी मेनली जो कौन है? नेफ्रॉन है, दैट इज लाइंड बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो भी ब्लड फिल्टर आउट होके यहाँ आएगा दैट इज अ ब्लड, बेसिकली वो यूरिन नहीं है, यूरिन वर्ड हम यहाँ यूज करते हैं। वो जो है ब्लड है, उस ब्लड के अंदर हर वो कंपोनेंट है जो बेसिकली हमने यूज करा है अपने न्यूट्रिटिव डाइट के अंदर। इसके अंदर ग्लूकोज है, इसके अंदर अमीनो एसिड्स है, इसके अंदर बेसिकली फैटी एसिड्स हैं, इसके अंदर हमारी आयंस हैं। तो वो सब चीजें जो है बेसिकली हमने इसलिए नहीं खाई है कि उसको हम यूरिन से बाहर निकाल दें, उन सबको हमको रीअब्सॉर्ब करना है और इन्हीं का काम है एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। इसलिए हमारी पूरी नेफ्रॉन के अंदर कौन से टिश्यू ज्यादा है? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम ज्यादा प्रेजेंट है। इसमें देखिए ये कौन है? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन है, ये क्या है? डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन है, ये क्या है? लूप ऑफ हेन्ने ऑफ नेफ्रॉन है, और ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। सब जगह आपको क्या मिल रहा है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ये सब बातें कहाँ काम आती है? मैंने कहा क्या था, ये जो है बातें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में काम आएंगी। ये कॉन्सेप्ट्स पता रहेंगे तो आपको चैप्टर को समझना बहुत इजी हो जाता है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है। वो लोग जो ये बोलते हैं कि zoology is nothing, it is just a cramming, तो आप याद रखिएगा ऐसे लोग ये बस बोलते ही रहते हैं, सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है। zoology, it is basically a science which makes you to understand कि कितने खूबसूरत आपको बनाया गया है, क्या चीजें हैं आपके अंदर, द मैकेनिक्स बिहाइंड यू, द मैकेनिक्स बिहाइंड योर परफॉर्मेंस, मैकेनिक्स बिहाइंड योर वर्किंग, वो कैसा है, वो सब चीजें हैं। तो उसको समझा जाएगा, उसको रटा नहीं जाएगा। ठीक है, वो समझने की बातें हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊं। तो मैं कोशिश समझाने की कर रहा हूँ आपको, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से क्यूबाइडल है तो क्यों है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब हम थोड़ा सा बात और करें, यहाँ पे हम कुछ मॉडिफिकेशंस देखेंगे, क्योंकि याद करिए हमने अभी पढ़ा था कि फ्री एंड के मॉडिफिकेशन है। अब बच्चे बोल सकते हैं कि सर आपने सिंपल स्क्वैमस में नहीं बताया। सिंपल स्क्वैमस बहुत ही पतला सेल है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ही पतली है, उसका काम डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन में क्या मॉडिफिकेशन बनाना, विलाई बना के कोई फायदा नहीं। विलाई ही समवॉट थिक हो जाएगी उससे तो ज्यादा। तो हमको यहाँ देखना है कि हमको क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो देखते हैं। तो देखिए कुछ सेल्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपसे बात करी थी ब्रश बॉर्डर, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। यानी कि ये जो सेल होगा वो क्यूबाइडल होगा और इसके ऊपर यहाँ ब्रश बॉर्डर लगा रहेगा। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में। अभी देखिए यहाँ से चीजें आई, यहाँ से चीजें जा रही हैं, ये पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन है। यहाँ से जो भी फिल्ट्रेट बनता है उस फिल्ट्रेट के अंदर से 70 to 80% जो चीजें हैं काम की, उसको यहाँ से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। कहाँ रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है? दोबारा से हमारे बॉडी के ब्लड में डाल दिया जाता है। तो कैसे रीअब्जॉर्ब करेंगे? यानी कि अगर चीजें यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो ये जल्दी से आगे चला जाएगा। हमको यहाँ पे इन्हें घुमाना है, इनको ज्यादा टाइम देना है। तो यहाँ के जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम लगा हुआ रहता है। तो पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम पाया जाता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो तो अब हम थोड़ा सा और देखते हैं और बात करते हैं।
अब हम आते हैं सीलिएटेड के अंदर। सीलिएटेड का मतलब है कि ये जो सेल्स होंगे वहाँ सीलिया लगे हुए होंगे। सेल्स तो कौन होंगे, क्यूबाइडल होंगे, यानी कि सीलिएटेड सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम की बात करेंगे। तो यहाँ पे सेल्स में सीलिया या काइनोसीलिया लगे हैं। वो भी अगर मैं आपसे बात करूँ तो इतना सा बोल सकता हूँ कि अगर आप फेलोपियन ट्यूब की बात तो समझ गए, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी आप समझ गए। वहीं पे अगर आप कलेक्टिंग डक्ट की बात करते थे, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ बनाए थे, ये जो देख रहे थे, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे थे, यहाँ के बाद में ये लूप ऑफ एनले है, फिर ये जो है डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब यहाँ पे आके वो यूरिन बन चुका है, तो यूरिन बनने के बाद उसको वापस बॉडी में तो नहीं लाना है। इसलिए यहाँ के जो सिंपल क्यूबाइडल सेल्स हैं उनके अंदर क्या लगे हैं, सीलिया लगे हैं, जो कि इधर की तरफ यूरिन के बाहर जाने में मदद करते हैं। तो याद रखिएगा कि भैया यहाँ पे सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम तो है, मगर कैसा है, सीलिएटेड है। और कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। और कहाँ होगा, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर होगा। और कहाँ मिलेगा हमको, और हमको मिलता है हमारे ब्रेन के अंदर, जो सीएसएफ होता है, उस सीएसएफ को फ्लो करवाता है, क्योंकि हमारा सीएसएफ ब्रेन के अंदर बन के स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाता है। तो वहां पे हमारे पास कुछ एपिथीलियम है, उसका नाम है एपेंडाइमल एपिथीलियम। क्या नाम है, एपेंडाइमल एपिथीलियम। ये हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बोलूंगा, मगर आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू, जूलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं वो बेसिकली सीएसएफ को बनाते हैं, और बनाने के बाद में से कहाँ भेजा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो वो जो पूरा का पूरा ट्यूब है जिसके अंदर वो जा रहा है, जिसे हम न्यूरोसिल के नाम से जान रहे हैं, तो सेंट्रल कैनाल बोल सकते हैं, तो वो जो उसमें जो जा रहा है उसके अंदर जो लाइनिंग है वो किसकी लाइनिंग है, वो लाइनिंग्स में एसिलिएटेड एपिथेलियम की, तो उसे हम एपेंडाइमल एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी बात हमारे पास हो गई। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास थर्ड टाइप का टिश्यू आता है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की। तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, इट इज अ थर्ड टाइप ऑफ द सिंपल टिश्यू बेसिकली इन द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल कॉलमनार का मतलब क्या हुआ कि अगर आप थोड़ा सा देखें तो सिंपल मीन सिंगल लेयर्ड होंगे, और कॉलमनार मीन्स के सेल्स कैसे होंगे, सेल्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको दिखेंगे लॉन्ग इलोंगेटेड थोड़ा सा दिखेंगे, पिलर लाइक आपको दिखाई दे रहे हैं, पिलर लाइक आपको दिखेंगे, टॉल सिलेंडर पिलर लाइक, इस तरीके के आपको ये सेल्स बेसिकली दिखाई देंगे। तो और इनका जो न्यूक्लियस होगा वो टुवर्ड द बेस होगा, और न्यूक्लियस थोड़ा सा इलोंगेटेड होगा, टुवर्ड द बेस एंड स्लाइटली इलोंगेटेड न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम का। और इनका भी जो रोल है वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन के अंदर ही आता है। बट ये थोड़े से और ज्यादा बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हल्का सा एक थिकनेस वाला पॉइंट भी आ जाएगा। तो सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन रहेगा, और आपको देखने को कहाँ मिल सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब, ब्रोंक्यूल, स्टमक, लीवर एक्सेट्रा। यानी कि अगर हम इसको देखते हैं सिंपल क्यूबाइडल को, तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम के अंदर जो हमको सेल्स मिले थे वो क्यूबाइडल थे, और उनका जो प्रेजेंस था वो कहाँ था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ एनले, यानी कि कहीं ना कहीं नेफ्रॉन्स के पार्ट में हम बात कर रहे थे। अब चाहे वो सीलिएटेड रहे हों, और चाहे वो ब्रश बॉर्डर्ड रहे हों, ब्रश बॉर्डर्ड रहे हों तो हम पीसीटी में बात कर रहे थे। और अगर हम देखें तो सीलिएटेड अगर रहे हो तो हम कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बात करें थे। बट वहीं पे अगर हम बाकी, जैसे मैंने आपको बोला कि फेलोपियन ट्यूब में भी आपको इसी टाइप के सेल्स मिलेंगे, ब्रोंकाई के अंदर भी इसी टाइप के सेल्स मिलेंगे, तो वो जो सेल्स आपको मिलेंगे वो सीलिएटेड तो होंगे, मगर वो किस टाइप के सेल्स होंगे, थोड़े से कॉलमनार शेप के होंगे। तो कॉलमनार सेल्स बेसिकली कहीं ना कहीं elongated एंड न्यूक्लियस टुवर्ड द बेस रहता है। फंक्शन अगर बात करें तो सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन रहता है। और लोकेशन की बात करिए, एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एक फेलोपियन ट्यूब हो जाएगा, थोड़ा सा यूट्रस हो जाएगा, ब्रोंक्यूल्स हो जाएगा, स्टमक हो जाएगा, और लीवर हो जाएगा। तो इन सब जगहों पे आपको मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा इनका मॉडिफिकेशन देखें कि सेल्स तो इस तरीके के होंगे, अगर ऊपर के ऊपर वाली लेयर माइक्रोविलाई बना रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम बोलेंगे। और ये जो है कहाँ प्रेजेंट होगा, ये वहां प्रेजेंट होगा जब आपको सरफेस एरिया बहुत बढ़ाना होगा, तो अलोंग विद हल्का सा थिकनेस भी देना होगा। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो गॉल ब्लैडर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। गॉल ब्लैडर का क्या रोल होता है कि हमारा जो लीवर होता है उसके जो राइट लोब होता है, राइट लोब के पीछे जैसा हमारे पास गॉल ब्लैडर लोकेटेड होता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर का काम ये है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज दिस इज अ, ये एक लीवर, इस लीवर के अंदर, ये राइट है ये लेफ्ट है, इसके अंदर
तो मॉडिफिकेशन जो है वो इसमें सबसे पहले आपसे बात करी गई कि इफ देयर विल बी ओनली अ ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, यानी कि माइक्रोविलाई विल बी प्रेजेंट एट द सरफेस दैट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, और कॉलमनार सेल्स रहेगा। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गॉल ब्लैडर में। रीजन समझा रहा था आपको कि ये जो है हमारे पास, सपोज दिस इज अ लीवर, ये कहीं ना कहीं हमारे पास, सपोज करिए कि एक जो है वो लीवर है। इस लीवर के अंदर ऐसा रहेगा कि हमारे पास टू लोब्स होते हैं, एक राइट लोब होते हैं, एक लेफ्ट लोब होता है। इसके बाद यहाँ से जो है वो क्या बनता है? बाइल। वो बाइल जब बनता है तो बाइल बनने के बाद में यहाँ जब आता है तो यहाँ पे रहता है गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर के अंदर ये इसकी डक्ट है, सिस्टिक डक्ट, उसके पास जाता है और बाइल यहाँ पे जाके स्टोर होता है। फिर उसके बाद ये नीचे पे आता है और आने के बाद में यहाँ पे पैनक्रियास, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, वो सब मिल के फिर चला जाता है डिओडेनम के अंदर। ये बात मैं आपको आगे एंडोक्राइन में कभी समझाऊंगा। मगर बात यहाँ पे जो समझने की वो ये है कि बाइल इज फॉर्म्ड इन अ लीवर एंड बाइल इज स्टोर्ड इन अ गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर में स्टोर होने क्यों गया उसका रीजन बताता हूँ कि गॉल ब्लैडर इज लाइंड विद द, किससे? माइक्रोविलाई, सिंपल क्यूबॉइड, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। Why did though? Why is it so? Because the cuboidal, uh, sorry, that the microvilli inside the gallbladder that increase the surface area for the absorption and secretion। तो जो बाइल यहाँ पे बना था, दैट बाइल इज वेरी मच डाइल्यूटेड। कैसा होता है? डाइल्यूटेड होता है। और जो बाइल हमको यूज करना है अपने इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, उसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? कंसंट्रेट। तो यहाँ पे क्या है कि जो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है वो क्या करेगा? एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगा। और जब वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगा तो बाइल क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अब वो कंसंट्रेटेड बाइल जब यहाँ आएगा, आने के बाद में जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बहुत अच्छे से होगा। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ बाइल को करने के लिए हमको गॉल ब्लैडर में भेजना पड़ता है। ये बात आया है समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे इसी के ऊपर क्या रहे कि ये जो सेल्स हैं, यानी कि कुछ नहीं रहे, बस केवल और केवल आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा कि ये सीलिएटेड जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस चेंज है। ये है ग्लैंडुलर, बेसिकली क्या है? ग्लैंडुलर। अब आप कहेंगे ये क्या नई चीज आ गई? तो ग्लैंडुलर इज नथिंग, इसमें आप केवल इतना सा समझिए कि ये जो सेल्स है, यानी कि ये कॉलमनार सेल है, एक दूसरा और कॉलमनार सेल है। इन कॉलमनार सेल्स के बीच में यहाँ कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा एक यूनिसेलुलर ग्लैंड, यानी कि यूनिसेलुलर ग्लैंड रखा हुआ है। ये रखा हुआ है, यूनिसेलुलर ग्लैंड रखा हुआ है। ये रखा हुआ है यूनिसेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड। ये जो यूनिसेलुलर ग्लैंड बिटवीन द सेल्स प्रेजेंट है, उसको हम, इस ग्लैंड को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। हम गॉबलेट सेल्स बेसिकली क्या करते हैं? म्यूकस का सेक्रीशन करते हैं। म्यूकस जो है वो कहीं ना कहीं क्या है? एक छोटा सा स्लिपरी सब्सटेंस होता है, यानी कि स्लिपरी सब्सटेंस होता है जो कि फॉर द इजी पैसेज ऑफ द थिंग्स को कराता है। ठीक है। तो गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस को सेक्रेट करेंगे, तो ये ग्लैंड है यूनिसेलुलर। तो ये ग्लैंड जब प्रेजेंट हो गई कॉलमनार सेल्स के बीच में तो इसका नाम हो गया ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। और इसका जो प्रेजेंस है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? स्टमक में, क्योंकि स्टमक में याद करिए बहुत ज्यादा HCl बनता है। उस HCl की वजह से तो हमारा एक्सपोरिएशन ऑफ द पूरी की पूरी क्या हो जाएगा? इंटरनल म्यूकोजा, यानी कि जो स्टमक की लाइनिंग है वो खराब हो सकती है। तो जो म्यूकस होता है वो कहीं ना कहीं उसको बचाए रहता है। यानी कि म्यूकस जो रहेगा, ये स्टमक है, स्टमक के ऊपर यहाँ पे म्यूकस रहता है और फिर उसके ऊपर HCl रहता है। तो ये म्यूकस जो है वो इसको बचाने में मदद करता है। तो जितने भी सेल्स हैं यहाँ पे उन सबके अंदर बीच में गॉबलेट सेल्स है अलॉन्ग विद द कॉलमनार एपिथेलियम। ये समझ में आना चाहिए, ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बात और बता दूं, वो लोग जो अपने इस एजुकेशन के दौरान, यानी कि प्रिपरेशंस के दौरान, जो अल्कोहल का सेवन करना शुरू कर देते हैं, मदिरा का सेवन, या कोई स्मोकिंग करने लग जाते हैं, या बहुत ज्यादा पान मसाला और समथिंग खाते हैं, उससे हमारा म्यूकस बनना कम हो जाता है। और म्यूकस अगर कम हो जाएगा तो ये HCl फिर आपके वॉल से टकराएगा, और वॉल से टकराएगा तो आपका एक्सकोरिएशन होगा, यानी कि आपको अल्सर हो जाएगा, विच विल अल्टीमेटली लीड टू कैंसर। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है। चल, ये हमने सिंपल इसकी बात करी, किसकी बात करी? सीलिएटेड सिंपल की नहीं। किसकी बात थी ये? फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे नोट्स के अंदर थोड़ा सा दिक्कत है। ये जो बात करी गई है आपके सामने, ये बात किससे रिलेटेड? ये है ग्लैंडुलर। चल,
तो अगर माइक्रोविलाई हैं तो ब्रश बॉर्डर, अगर ग्लैंड्स हैं तो ग्लैंडुलर। अब क्या होगा कि आपने माइक्रोविलाई और ग्लैंड्स दोनों लगा दिए। क्या लगा दिए? माइक्रोविलाई एंड ग्लैंड्स दोनों लगा दिए। अब देखिए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? माइक्रोविलाई की वजह से नाम हो जाएगा ब्रश बॉर्डर, ग्लैंड्स की वजह से ग्लैंडुलर हो जाएगा। तो आपने माइक्रोविलाई भी लगाया, ग्लैंडुलर, यानी कि सरफेस एरिया भी बढ़ाया और साथ ही साथ म्यूकस भी दिया। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे कि ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। यहाँ पे हमको खाने को सबसे ज्यादा डाइजेस्ट करना है, अलॉन्ग विद द एब्जॉर्प्शन करना है। तो हमको क्या करना होगा? हमको बहुत ज्यादा यहाँ पे सरफेस एरिया भी देना होगा और म्यूकस भी देना होगा, क्योंकि वो खाना जो कहाँ से आ रहा है, स्टोमक से आ रहा है, वो एसिडिक है, और यहाँ पे हमको बेसिक मीडियम क्रिएट करना है, इजी पैसेज कराना है। तो उसमें सब में म्यूकस काम आता है। तो वो म्यूकस के लिए गॉबलेट सेल्स लगाए हुए, ये जो छोटे छोटे से आप सेल देख रहे हो, ये जो आप छोटे छोटे से सेल्स देख रहे हो, कौन से वाले? ये वाले। ये जो आप छोटे छोटे से सेल्स देख रहे हो, इसकी बात हो रही है, इनको हम बोलते हैं बेसिकली गॉबलेट सेल बोलते हैं। ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब ये हमने केवल सीलिया लगा दिए, यानी कि सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम अलोंग विद द सीलिया, तो सीलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल चीज हो गई, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब की बात करी, ब्रोंकियोल्स की बात करी, यूट्रस की बात कर सकते हैं। इन सब जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। और ब्रेन के अंदर मैंने बोला था वेंट्रिकल्स, यानी कि एपेंडाइमल एपिथेलियम की बात कर सकते हैं हम। ये सब एपेंडाइमल एपिथेलियम की बात कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट आता है, जो कि हमारी आज की क्लास के लिए है, उसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो एक आता है जिसको हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, मगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन ये है कि उसका दूसरा नाम है सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रैटिफाइड, मैंने आपको बोला था सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। पहले आप ये समझ लीजिए, सूडो का मतलब क्या होता है बेसिकली बेटा? फॉल्स। और एपिथेलियम तो एपिथेलियम ही है। ठीक है? अब सूडो एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड क्यों बोला? यानी कि आपको झूठा दिखता है स्ट्रैटिफाइड, यानी कि ये कंपाउंड की तरह दिखता है मगर कंपाउंड है नहीं। कैसे? कि एक सेल इसके अंदर होता है थोड़ा सा ऐसा, एक सेल है बेसिकली कहीं ना कहीं छोटा, फिर अगला सेल है थोड़ा सा बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। ये सेल मान लिए बराबर के भी है, और साथ ही साथ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन है। मगर न्यूक्लियस के साथ क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ है? थोड़ा बेस में, इसका ऊपर है, इसका बेस में, इसका ऊपर है, इसका बेस में, इसका ऊपर है, इसका बेस में, इसका ऊपर। तो जो आदमी इधर से देखेगा उसको दिखेंगे कि दो तरीके के न्यूक्लियस है, यानी कि एक और दो, यानी कि एक सेल ये है और एक सेल ये है। इसलिए जो है ये अपीयरेंस में आपको दिखता है स्ट्रैटिफाइड, मगर ये स्ट्रैटिफाइड नहीं है, बिकॉज इट रेस्ट ओनली ऑन अ सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है। ठीक है? अब इसका केवल एक ही इंपॉर्टेंस है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमको याद भी रखना है। एनसीईआरटी ने कई बार यूज करा है रेस्पिरेटरी के अंदर, TSPCGE, यानी कि सूडो स्ट्रैटिफाइड, ये वाला सीलिएटेड, यानी कि आप इसके ऊपर सीलिया लगा देंगे। सी कॉलमनार, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार हो गया, सीलिएटेड हो गया, ग्लैंडुलर, यानी कि इसके बीच में आप ग्लैंड्स लगा दीजिए जो गॉबलेट सेल की तरह म्यूकस निकालेंगे। और एपिथेलियम, यानी कि स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये आपको कहाँ मिलेगा? बेसिकली इट इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। ये आपको रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ द नेजल चेम्बर, यानी कि आपके नाक के अंदर मिलेगा, ट्रैकिया की तरफ मिलेगा, ब्रोंकाई की तरफ मिलेगा, इन सब जगहों में मिलेगा, जिसमें जो ग्लैंड्स है वो म्यूकस निकालेंगी और जो सीलिया है वो प्रपल करेंगे डस्ट पार्टिकल को टुवर्ड द आउटसाइड ऑफ योर बॉडी। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या रहा? सिंपल एपिथेलियम। मैं अगेन आपसे 1 मिनट के अंदर सारी बातों को समाप्त करता हूँ और समाप्त करता हूँ। ऐसे समझिएगा कि हमने जो देखा वो क्या था? हमारे पास हमने देखा है सिंपल एपिथेलियम की बात करी। सिंपल एपिथेलियम के अंदर सबसे पहले हमने बात करा कि सिंपल का मतलब सिंगल लेड होता है। अब वो सिंगल लेड के सेल्स अगर हमारे पास कैसे हैं? इरेगुलर मैनर में है, तो हमने सिंपल क्यूब स्क्वामस बोला, जिनका काम अगर आप याद करें तो हमने डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन बोला, और एग्जाम्पल डोनस कैप्सूल और दिया, और आपको एल्वेलाई ऑफ द लंग्स के अंदर न्यूमोसाइट्स 1 का एग्जाम्पल दिया, और हमने एंडोथीलियम का नाम दिया जिसे टेसोनेटेड भी बोला गया, आपको अगर याद आ रहा हो तो। ये सब हमने बात करी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे सेल्स क्यूबाइडल हो गए, तो सिंपल क्यूबाइडल बोला। सिंपल क्यूबाइडल का एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन में रोल आ गया, इसे जर्मिनल एपिथेलियम बोला। अगर ये टेस्टिस ओवरीज में प्रेजेंट है, फिर मॉडिफिकेशंस भी उसके हमने देख लिए, जैसे माइक्रोविलाई लगा दिया तो ब्रश बॉर्डर बोल दिया, और उसको कहाँ पहुंचा दिया हमने? पीसीटी में सीलिया लगा दिए तो हमने कलेक्टिंग तक में पहुंचा दिया। उसी तरीके से हमने सिंपल कॉलमनार देखा, यानी कि कॉलमनार सेल्स है। ये हमने बेसिकली अब बात करी कि इनका भी काम एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन में ही होता है।
और हमने इनका जो लोकेशन देखा वो कहीं ना कहीं यूट्रस में देखा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखा, हमने एपेंडाइमल एपिथेलियम के अंदर बात करी, गॉल ब्लैडर में बात करी, लीवर में बात करी, स्टमक में बात करी, इन सब जगहों पे बात करी। और इसके मॉडिफिकेशंस की भी काफी बात करी कि भैया अगर माइक्रोविलाई लगे हैं तो इट इज नोन एज अ ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम गॉल ब्लैडर जो कि कंसंट्रेशन ऑफ बाइल कर रहा है। वहीं पे हमने इसकी दूसरे पॉइंट की थोड़ा सा और ध्यान से देखा, तो हमको समझ में आया कि कहीं ना कहीं केवल ग्लैंड्स लगी हैं तो जो म्यूकस निकाल रहे हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड गॉबलेट सेल्स लगे हैं। तो हमने बात करी कि भाई साहब अगर गॉबलेट सेल्स है तो म्यूकस देंगे, तो इनका हमने केवल स्टमक में बात करी। फिर गॉबलेट सेल के साथ माइक्रोविलाई लगे हैं तो इंटेस्टाइन में बात करी। फिर हमने कहा कि एक काम करते हैं हम सीलिया लगा देते हैं, तो हमने फिर बात करी फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में, एपेंडाइमल एपिथेलियम में बात करी। और उसी के साथ हमने फाइनली बात करी एक और सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम की, जो कि एक टाइप ऑफ कोलमनार होता है, मगर हम अगर देखते हैं अपने लेवल पे तो एक अलग से पढ़ते हैं। अगर देखने में आपको इससे मल्टीफिल्ड लेयर दिखता है कंपाउंड, बट वो कंपाउंड नहीं है। वो कैसा है? सिंपल ही है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक ही है, न्यूक्लियसेस आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट लेवल्स, इसलिए वो आपको दिक्कत देता है। और इसका एक ही मॉडिफिकेशन है जो कि है PSPCGE, यानी कि सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसमें सीलिया और ग्लैंड्स दोनों हैं। और ये आपको मिल जाएगा एज द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ द न्यूरल चेंबर अलोंग विद द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ तक आप तैयार करिए, हम इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम की, और हम शुरू करेंगे करेक्टिव टिश्यू को। स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड आप कहीं ना कहीं इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरों तक पहुंचाते रहिए। नीट का सिलेबस यानी कि नीट की जॉलजी हमको मिल के क्रैक करनी है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और ध्यान रखिए, कोई भी दिक्कत हो, फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम उसको बहुत ही गहन चिंतन से लेंगे, उसके लिए आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।